हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपके साथ में हुआ अनामिका अजय मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे। बड़ौदा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। लोग पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। 1 बजे तक की अगर हम बात करें, 1 बजे तक 34% मतदान दर्ज किया गया है बड़ौदा उपचुनाव के लिए। बड़ौदा उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। कोविड-19 को ध्यान में रखकर एहतियात के साथ ये मतदान हो रहा है। 1 बजे तक कितनी वोटिंग हुई, अगर इस पर एक नजर दौड़ाए तो 34% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक दर्ज की गई है। ये शाम होते होते आंकड़ा बढ़ेगा, ये पूरी उम्मीद है। अगर आप नहीं गए हैं वोट डालने और यहां से वोटर है तो जरूर पहुंचिए। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। मतदान जारी है। 1 बजे तक 34% मतदान हुआ है। उम्मीद थी कि दोपहर 1 बजे तक कम से कम 40 से 45% के बीच में मतदान पहुंचेगा, लेकिन महज 34%। ये आंकड़े बढ़ेंगे जैसे जैसे दिन और चढ़ेगा। शाम होते होते ये आंकड़े बढ़ने की पूरी उम्मीद है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सभी पहुंचे। अभी भी कतार लगी हुई है पोलिंग बूथों के बाहर। शाम 6 बजे तक ये मतदान होना है, जो सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। मतदान जारी है। आप देख सकते हैं लोग अभी भी कतार में खड़े हैं और उत्साह देखते बन रहा है लोगों का यहां पर, जो बाहर निकलकर अपने वोट के निशान को दिखा भी रहे हैं। जो स्याही उनको लगाई गई है उनकी उंगलियों पर, वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आज हमने अपना प्रतिनिधि चुना है। नतीजे 10 तारीख को आएंगे। हरियाणा न्यूज पर उपचुनाव की यह महा कवरेज आप सुबह 6:30 बजे से लगातार देख रहे हैं। हमारी टीम यहां पर एक अरसे से बनी हुई है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। बड़ी खबर, दोपहर 1 बजे तक 34% मतदान दर्ज किया गया है। साथ में ग्राफिक्स के जरिए हम उन उम्मीदवारों के चेहरे भी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आज कुल 14 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी इन वोटर्स की वोटिंग के जरिए। इंदुराज नरवाल का चेहरा आप देख रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी है। मुकेश मंडल हमारे संवाददाता सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, दोपहर 1 बजे तक 34% मतदान, ये आंकड़ा थोड़ा और होना चाहिए था, क्योंकि दोपहर के 1 बजे है, दिन पूरी तरह से चढ़ चुका है। क्या लोग अभी भी पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए? देखिए, बिल्कुल अनामिका, सुबह की बात करें, 7 बजे की बात करें, 8 बजे की बात करें, 9 बजे की बात करें, तो सुबह का जो आंकड़ा था, जो ग्राफ था, वो लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलते गए वैसे वैसे जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं मतदान केंद्र पर कम नजर आए। अभी मैं इस समय रुखी गांव है वहां पे हूँ। आप देख सकते हैं ये स्कूल है और स्कूल में ये तमाम पुलिसकर्मी हैं। हालांकि हमें इजाजत नहीं दी गई है। जब हमने आई कार्ड भी दिखाया उसके बावजूद भी हमें इजाजत नहीं दी गई। यहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन विदाउट मास्क लोगों को देख सकते हैं, विदाउट मास्क अंदर तक जा रहे हैं। विदाउट मास्क है, ना सैनिटाइजर है, ना कोई ग्लव्स है। हालांकि अंदर व्यवस्था की होगी, लेकिन मेन गेट पे जब इनकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी व्यक्ति, जब चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि कोई भी व्यक्ति जब मेन गेट से एंट्री करेगा बिना मास्क के नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिना मास्क के लोग अंदर गए हैं और अंदर से बाहर भी आ रहे हैं। जब हमारी बात हुई है कुछ लोगों से तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अंदर हमें मास्क ग्लव्स नहीं मिले। बाकायदा ये रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे ये पुलिसकर्मी जो है वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे हमें अंदर जाने से, हमें नहीं बल्कि हमारी दूसरी टीम को भी अंदर जाने से मना कर दिया है। और इनका यही कहना है कि हमारे पास आदेश नहीं है। हालांकि सुबह से हम महाकवरेज दिखा रहे हैं, तमाम विधानसभा के तमाम मतदान केंद्र पे गए। हमने वहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट से भी बात की और अंदर हम गए। लेकिन जो मतदान केंद्र है, जो 185 मतदान केंद्र है, वहाँ पे इन्होंने जाने से हमें मना कर दिया। हालांकि आप देख सकते हैं, और आप देखिए बच्चे तक अंदर गए हैं विदाउट मास्क। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं बिना मास्क के। और ये देखिए अंदर, अब जब हमारी कैमरे की जब इन्होंने अपनी सिक्योरिटी टाइप की है, मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? या नहीं, खत्म हो गया। और ये कह रहा है हमारे पास मास्क भरपूर है, अंदर खत्म हो रहा है मास्क। तो ये झूठ बोल रहे हैं। वो तो ये बताओ प्रशासन वाले, प्रशासन का आपको आदेश है जब तक वोट नहीं, मास्क नहीं है, अंदर खत्म है, मास्क अंदर नहीं है, सैनिटाइज करा रहे हैं, यहाँ से मास्क खत्म हो रहा है। तो ये इसमें खतरा भी तो कोरोना का होता है। कोरोना का टाइम, कोरोना का तो ये प्रशासन बताए जी, वहाँ तो प्रशासन बोलने को तैयार नहीं है। कोरोना के तो बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही है अंदर। प्रशासन बोलने को तैयार नहीं। प्रशासन कह रहे हैं हमने मास्क अंदर, सैनिटाइजर अंदर। बिल्कुल
एक दूसरे के साथ आदमी खड़े हैं। आप अंदर से वोट डाल के आ रहे हैं, मास्क क्यों लगा? मास्क नहीं अंदर, देखिए मास्क अंदर नहीं है। कितना बड़ा झूठ कैमरे पे, जब प्रशासन कह रहे थे हमारे पास अंदर मास्क की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो लोग वोट डालकर निकल रहे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि अंदर मास्क की व्यवस्था नहीं है, मास्क खत्म हो गए। तो ऐसे में जिम्मेदारी बनती है पुलिस प्रशासन की, जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो विदाउट मास्क यहाँ से जा रहे हैं उनको रोका जाए, या फिर अंदर जो जाते हैं उनको मास्क दिया जाए। लेकिन यहाँ पे किसी को परवाह नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि बिना मास्क के कोई भी आदमी अंदर नहीं जाएगा, लेकिन अभी मास्क खत्म हो गया। ये खबर आ रही है हमारे पास कि मास्क खत्म हो गया। लगातार जितने भी हम पोलिंग बूथ पे गए वहाँ पे मास्क की व्यवस्था थी, सैनिटाइजर की व्यवस्था थी, लेकिन ये पहला ऐसा बूथ मिला है मेरे को, ये देखिए बड़ौदा का पहला ऐसा बूथ मिला है 185 नंबर बूथ, जहाँ पे मास्क की व्यवस्था नहीं है। लेकिन जब हमने जानने की कोशिश की तो हमसे कोई भी पुलिसकर्मी ठीक ढंग से बात करने को तैयार नहीं। लेकिन जो लोग आ रहे हैं, जो वोटर्स आ रहे हैं, उनका अधिकार है आज के दिन, वो लोग अंदर से आ रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अंदर मास्क की व्यवस्था नहीं है। जिम्मेदारी बनती है पुलिस प्रशासन की, चुनाव आयोग की जो यहाँ पे अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बिना मास्क के किसी को अंदर प्रवेश। क्या कुछ कहना चाह रहे हो क्या आप? मैं तो कह रहा हूँ, इससे कह रहा हूँ भाई जी, यहाँ मास्क देना अंदर दे रहे हैं। नहीं तो आप यहाँ मत जाने दो ना, यहाँ पे मास्क हम किसी को रोक ही नहीं रहे। नहीं, आपने रोका, हमें भी रोका। हम किसी को रोक नहीं, हमने अपना कार्ड दिखाया उसके बाद भी आपने रोका। नहीं नहीं, अब आप नहीं बोले। जब कैमरा ऑफ था उस टाइम तो आप बोल रहे थे, लेकिन अब जब कैमरा ऑन है तो आप बोलने को तैयार नहीं है। मुकेश, इन्होंने खुद प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं पहना हुआ है। खुद मास्क ठीक ढंग से नहीं पहने हुए हैं। ये क्यों घूमने दे रहे हैं बिना मास्क के लोगों को? मेरा मास्क तो बराबर है। मेरा मास्क देख लीजिए अनामिका जी, मेरा मास्क देखिए, ये आर्ग्यू कर रहे हैं। अब देखिए अब ये मास्क लगा रहे हैं, अब मास्क लगा। कैमरे पे झूठ, पुलिस प्रशासन द्वारा कैमरे पे झूठ। यहाँ पे आर्ग्यू कर रहे थे, लेकिन जब हमने इनसे जानने की कोशिश की तो मास्क अंदर मास्क नहीं है क्या भाई साहब? मास्क नहीं है तो आप जाने कहाँ दे रहे हो? आप जाने की बदतमीजी आप नहीं करो। अभी आप उत्तराखंड में आपसे बात कर रहा हूँ, आप करके बदतमीजी मत करिए। जब मैंने आपको कहा, जो हम लोग खुद पे आए हैं, अंदर आए थे। हाँ बोलिए। हाथ नहीं लगा सकते। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर आपसे। देने का टाइटल नहीं है तो आप नहीं देने का तो हमें आप नहीं रोक सकते सर काम करने से। मेरे पास जो है, ये देखिए ये किस तरह से धक्का मुक्की की जा रही है। अब यहाँ पे मैं जब तक यहाँ पे इनका अधिकारी नहीं आते हैं तब तक मैं यहाँ पे कंटिन्यू लाइव दिखाऊंगा। और ये जिस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे, जब हमने इनसे मास्क के लिए मुकेश, इनसे दो टूक पूछिए, अंदर मास्क है या नहीं है? चौथे सब एक सेकेंड, अंदर मास्क है या नहीं है, ये हम चुनाव आयोग और चुनाव अधिकारियों से पूछ लेंगे। मुकेश, इनसे पूछिए अंदर है या नहीं है। चुनाव आयोग के अधिकारी अंदर बैठे हैं। ये इन्होंने पहले ही हमें गेट पर रोक लिया, लेकिन जाने नहीं दिया। जब हमने खबर दिखाई है तब जाकर इनकी मुकेश सुने आप मुझे, मुकेश आप मुझे सुने। इनसे कहिए अंदर मास्क है या नहीं है, वो हम पूछ लेंगे जिनसे पूछना है। ये क्यों बिना मास्क के किसी को अंदर जाने दे रहे हैं, जबकि सरकार ने खुद विज साहब ने ये कहा कि 500 रुपए का चालान होगा बिना मास्क के प्रदेश में जो भी दिख जाएगा। और ये आराम से कुर्सी पर बैठे हुए हैं। विज साहब ने खुद कहा, जो गृह मंत्री, ये आराम से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं हमारी टीम के साथ। रोड पे चलते हैं वहाँ पर भी आप देखिए, जब हम हकीकत दिखाने की कोशिश करें तब धक्का मुक्की पे उतारू हो गए हैं। और धक्का मुक्की आपने साफ कैमरे में देखा, अनिल विज साहब भी देख रहे होंगे, गृह मंत्री देख रहे होंगे, जिन्होंने सख्त आदेश दिया, जिनके पास मास्क नहीं है 500 का चालान कटेगा। लेकिन इस दौरान चुनाव यहाँ पे हो रहे हैं और चुनाव में इस तरह से इनसे पूछिए क्यों छोड़ रहे हैं, पत्रकारों के साथ आप देख सकते हैं छोड़ रहे हैं, कितने चालान किए बिना मास्क के लोग अंदर कैसे जा रहे हैं, ये क्यों खड़े हैं फिर यहाँ पे? इनसे पूछिए क्यों खड़े हैं, आपकी तैनाती यहाँ किस लिए हुई है? बिना मास्क के लोग घूम कैसे रहे आपके सामने? सर आप लोग की तैनाती है यहाँ पे, बिना मास्क के अंदर आप भेज रहे हो। आप लोग बताइए, नाम क्या सर आपका? तो ऐसा है, मेरी सुन, ज्यादा हिसाब किताब में उसमें अच्छा नहीं है, ठीक है। हाँ, धमकी दे रहे हैं आपको। जो पत्रकार हैं, आप पत्रकारी करिए। सर धमकी दे रहे हैं, कैमरा चल रहा है सर, टीवी लाइव चल रहा है। हाँ फिर क्या बात होगी? धमकी दे रहे हैं आप? टीवी चल रहा था, वो चल रहा था, क्या हुआ? बोलिए, बीजेपी के प्रवक्ता सुन रहे हैं मास्क किसने देना है, अभी बात पहुंचेगी गृह मंत्री तक। अनामिका जी, बीजेपी के प्रवक्ता स्टूडियो में बैठे होंगे, वो बेहतारों की धमकी देने की बजाय ये थोड़ा काम कर ले। किस तरह से बेहतारों की धमकी देने की बजाय थोड़ा काम कैमरे कर पे ले। धमकी दे रहे हैं साहब। इनका बैच पढ़िए आप, लगा रखा इन्होंने, इनका बैच पढ़िए आप, क्या नाम है इनका बैच पढ़िए मुकेश। चुनाव की ड्यूटी कर रहे हैं। विजेंद्र नेहरा सुनिए, नाम नहीं बता रहे हैं, हमारी टीम के साथ बदसलूकी हो रही है। सीधा सा सवाल पूछा था सर, बिना मास्क के लोगों को अंदर क्यों जाने दे रहे हैं? ये हमारे रिपोर्टर मुकेश मंडल को धक्का मुक्की कर रहे हैं, धमका रहे हैं उनको। विजेंद्र नेहरा
ये पुलिस का कौन सा चेहरा? मुकेश लौट रही हूँ मैं, बिल्कुल बने रहिए और कैद करते रहिए इन तस्वीरों को। विजेंद्र नेहरा आ रही है अनामिका जी? आ रही है सर, बोलिए। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, आप अपने पत्रकार साथी से एक बार उनका नाम भी पता करिए, उनकी डेजिग्नेशन क्या है। हाँ। क्योंकि जो भी माननीय गृह मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, सरकार के जो आदेश हैं, जी नाम बताने को तैयार नहीं है। देखिए, मुकेश बैच पढ़िए, मुकेश बैच पढ़िए उनका, बैच पढ़िए उनका, बैच पढ़िए उनका। क्योंकि अनामिका जी देखिए, जो नियम कानून भी अनामिका इन्होंने नहीं लगा रखा, चुनाव की ड्यूटी कर रहे हैं, चुनाव की ड्यूटी कर रहे हैं, नेम प्लेट नहीं है। विजेंद्र नेहरा क्या करें, नाम कुछ बता नहीं रहे, धक्का मार के भगा रहे हैं। देखिए आपकी, क्योंकि आपका ऑन लाइव ये प्रोग्राम चल रहा है, तो उनकी तस्वीरें भी इसमें आ गई होंगी। अनामिका आ रही है, बिल्कुल आ रही है। नियम है वो सबके लिए बराबर है, अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उससे कार्रवाई भी बराबर होगी। और माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी ने भी और सरकार ने भी जो निर्देश दिए हैं, उन नियमों की पालना करने के साथ साथ ये चुनाव को संपन्न कराना है अधिकारियों को। 8 से 10 पुलिस वाले वहाँ खड़े हैं, जिनमें महिला पुलिस कर्मचारी भी हैं, लेकिन कोई बिना मास्क वाले को टोक भी नहीं रहा सर। रोकना तो छोड़िए, पूछ भी नहीं रहा कि मास्क कहाँ है। इन्होंने खुद मास्क नहीं लगाया हुआ। अनामिका जी देखिए, आपने जो जिस तरह से आपने लाइव रिकॉर्डिंग के दौरान जिस तरह से अधिकारी का जो तरीका है बात करने का, वो भी मुझे ठीक नहीं लगा। तो निश्चित रूप से इस पे जो भी उचित उनके ऊपर कार्रवाई बनेगी वो तो सरकार करेगी ही। उम्मीद करते हैं सर आपसे। इसके साथ साथ अनामिका जी, हरियाणा प्रदेश से बड़ौदा की जितनी भी बूथ है, उन सबसे वैसे अपनी तरफ से सरकार ने पूरे प्रबंध किए हैं कि वहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। और मास्क वगैरह के लिए जनता से भी हमने अपील की थी, निवेदन किया था कि मास्क लगाने के साथ साथ, तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन जो तैनाती की गई है सर, वो वहाँ पे बैठ के कुर्सी तोड़ने के लिए तो नहीं हुई ना। रिपोर्टर के साथ बदतमीजी करने के लिए, धक्का मुक्की करने के लिए तो नहीं हुई ना। वो ऑन एयर धमकी दे रहे हैं, उन्हें डर नहीं है किसी बात का। अगर वर्दी में है तो किसी को भी धमका देंगे। नहीं अनामिका जी, अब देखिए, क्योंकि लाइव डिबेट चली है तो इसलिए वहाँ के अधिकारियों से डिबेट के बाद में फिर मैं स्वयं बात करूंगा और सरकार के संज्ञान में लाने के काम को करूंगा मैं। और निश्चित रूप से अगर कुछ गलत है तो उस पर कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है। और जैसे आपने जानकारी दी है कि 1 बजे तक 34% से थोड़ा ज्यादा मतदान हो चुका है, तो बड़ौदा की जनता विकास और डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास और डेवलपमेंट के काम किए हैं वो जनता के सामने है। पुरानी सरकारों ने जो काम किए, इसीलिए पुरानी सरकारों से अब जनता तंग आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार मौका देने वाली है। बड़ौदा की जनता बहुत जागरूक है। और अनामिका जी देखिए, आपको आने से पहले जो इनेलो के हमारे एक साथी, मैं आ रही हूँ विजेंद्र नेहरा आपके पास। मुकेश मंडल, आपकी बात पहुंची हम तक। आप जानने के लिए कोशिश करते रहिए कि कितने फीसदी मतदान कितने बजे तक दर्ज किया जाता है, कौन कौन पहुंच रहे हैं। मैं बीच बीच में लौट कर आती रहूंगी आपके पास। कतार कितनी लंबी है, लोग पहले के मुकाबले ज्यादा निकल रहे हैं क्या? क्योंकि सुबह सवेरे घर के भी काम होते हैं। महिलाएं अब ज्यादा आ रही होंगी, बुजुर्ग अब कितने आ रहे हैं, जो नए वोटर्स है, जो पहली दफा वोट डालने जा रहे हैं, उनकी तादाद कैसी है, कितने जोश के साथ वो पहुंच रहे हैं, ये तमाम बातें जानने के लिए लौटूंगी। और साथ में अगर इतना हो जाने के बावजूद भी बीजेपी प्रवक्ता के हरियाणा न्यूज को यह भरोसा दिए जाने के बाद भी कि डिबेट से हटते ही वो पूछेंगे कि इन्होंने बदसलूकी क्यों की और ये यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं या बदतमीजी करने पहुंचे हैं, इसके बावजूद भी अगर ये मास्क जो नहीं पहन के जा रहे उन्हें नहीं रोकते तो आप इसको कैद करते रहिए। ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि अपनी ड्यूटी भी नहीं निभाएंगे और जो टोकेगा उसको धमकाएंगे। वर्दी में हमारी सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए है, न कि बदतमीजी करने के लिए, धक्का मुक्की के लिए। बने रहिए, मैं लौट कर आती रहूंगी। मुकेश मंडल, फिलहाल बहुत शुक्रिया। विजेंद्र जी बात पूरा करें। थे आपके से पहले तो इनेलो के साथी प्रवक्ता सुखवंत जी ने एक बात कही थी कि मतदान, पिछली बार जब मैंने उनको बताया था कि इनेलो को 3145 मात्र वोट मिले थे, 2%, तो उन्होंने एक बड़ी अजीब बात कही जो नहीं कहनी चाहिए थी हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने, कि मतदाताओं की मति भ्रम हो गई थी पिछली बार। हाँ। वो गलती कर गए थे, मति भ्रम होने के कारण वो इनेलो को वोट नहीं कर पाए। तो मैं मानता हूँ कि बड़ौदा की जनता का जो जागरूक जनता है बड़ौदा की, उसका अपमान उन्होंने किया है। अच्छा। और इनेलो को इस अपमान की सजा बड़ौदा की जनता जरूर देगी। और उनको इसके लिए मैं मानता हूं कि उनको माफी भी मांगनी चाहिए। जब बड़ौदा की जो जागरूक जनता है, अगर उन्होंने आपको वोट नहीं किया है, आप लोगों को इतने साल तक, 28 साल तक मौका दिया था ना अनामिका जी, इनेलो पार्टी को बड़ौदा के लोगों ने, इनके लगातार वहां पे विधायक जिताए थे। आपने विधायक के रूप में जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी आपके नेताओं को, वो नहीं निभा पाए, उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए बड़ौदा की जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट के साथ साथ आपकी कई बार जमानत जब्त करा दी। तो आप बड़ौदा की जनता के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे कि मति भ्रम होगी थी उनकी। हाँ। तो सुखवंत जी अगर अभी डिबेट में हैं
तो मेरा सुखमन जी से जरूर मैं हूं, जवाब दूंगा बिल्कुल आपको। बिल्कुल कि सिंह सुखमन साहब जी- जवाब, ठीक है जवाब ले क्योंकि लेते सुखमन जी देखिए, सुखमन जी आप बड़े भाई हैं हमारे, लेकिन आपको इस तरह की बातें कम से कम नहीं कहनी चाहिए। और बड़ौदा की जनता का ये अपमान है, इस अपमान को बड़ौदा की जनता आपसे जरूर इस चीज का मेहरा साहब, जवाब सुन ले लो। लेती हूँ सर, जवाब ले लेती हूँ। सुन लो, सुन लो, मार के आपसे उतरा लेगी। सुन ठीक है लो सर, नेहरा जवाब साहब, सुनिए। सुन लो नेहरा साहब। नेहरा साहब, मेरा जवाब ये है कि ये जो बात मैंने कही थी वो चौधरी देवलाल की विचारधारा के वोटर्स की बात चल रही थी, और मेरे और जजपा के प्रवक्ता साथी के बीच में जो बात थी उसके ऊपर मैंने कही थी। मैं अपनी बात को दोबारा दोहराता हूं, रीट्रेट करता हूं। मेरा कहना यह है कि पिछले चुनाव में चौधरी देवलाल के विचारों से जो प्रभावित वोटर थे उनको जेजेपी ने मति भ्रम कर लिया। मैं दोबारा कहता हूं, आप लोग सिर्फ बात को घुमाने के अतिरिक्त, लोगों को बहकाने के अतिरिक्त और इस प्रदेश के विनाश के अतिरिक्त भी कुछ जानते हो क्या? अब आपको चाहिए ये कि यहां पे आप बात रखो, अपनी बात रखो, आप बातों को घुमा रहे हो। जेजेपी जो आपकी चुनाव से पहले मैंने ये कहा कि जो जेजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है, निश्चित रूप से भगवान की आवाज होती है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने भगवान को धोखा नहीं दिया क्या? उस संदर्भ में वो बात चल रही थी। आप लोग अपनी कोई पॉजिटिव बात तो रख नहीं सकते, बातों को ऐसे घुमा रहे हो। आपके तो प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक कवर करिए, ऐसा है कि वो बातों को किधर से किधर घुमा लेता है। नेहरा साहब, आपको ये चाहिए कि किसान को ये बताते कि भाई इस तीन अध्यादेशों में आपके विरुद्ध कुछ भी नहीं है। खैर उस बात पे मैं समझ आया नहीं करना चाहता। आपकी जैसी नेचर नहीं बदलती किसी भी व्यक्ति की, और आपकी पार्टी की कल्चर और नेचर कभी नहीं बदलेगी, आप लोगों की कभी नहीं बदलेगी। अनामिका जी, सवाल ये है कि अब जो बड़ौदा में जो चुनाव चल रहा है, जिसके लिए वोटिंग चल रही है, ये चुनाव किसान ने अपनी समस्याओं को पहचान लिया और किसान ने अपनी ताकत को भी पहचान लिया। जिस किसान को बार बार चुनाव में जातियों में बांट दिया जाता था, उसको अगड़े पिछड़े में बांट दिया जाता था, बड़ौदा के किसान ने अपने उसको बंटने नहीं दिया है, ना जातियों में बंटने दिया, ना अगड़े पिछड़े में बंटने दिया। और पहली बार चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह के काल के बाद, समय के बाद, एक ऐसा समय देखने को मिला बड़ौदा के चुनाव से जहां पे किसान और मजदूर, आप उन दोनों को अलग नहीं कर सकते, जो खेती और मजदूर थे, जिनके पसीने की खुशबू खेतों से आती है, वो लोग इकट्ठा हुए हैं। उसको जातियों के नाम पे बीजेपी ने तोड़ा, क्योंकि बीजेपी का तो ट्रेंड यही है कि लोगों को बांट करके, धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं वर्ग के नाम पर बांट करके, और ये उस भेदभाव का लाभ उठाते हैं। उस भेदभाव को खत्म कर दिया बड़ौदा के लोगों ने, और एकजुट होकर के पूंजीवाद के विरुद्ध, किसान विरोधी नीतियों के विरुद्ध, गांव ग्रामीण अंचल की नीतियों के विरुद्ध, छोटे व्यापारी, दुकानदार, कर्मचारी, सबकी नीतियों के विरुद्ध जो इन लोगों ने जो कानून बनाए और जो बेकायदगी पिछले 6 साल से की, उसके विरुद्ध लोग एकजुट हुए हैं। और अब इन लोगों से, आप 28 साल गिना रहे थे, ये 6 साल की बेकायदगी गिना रहे विजेंद्र जी। देखिए अनामिका जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब पिछली दफा आपने देखा होगा कि 2019 के हम चुनावों की बात करें, या हम जींद के इससे पहले जींद उपचुनाव की बात करें, तो वहां पर भी सुखमन जी और अन्य इनेलो पार्टी के जो प्रवक्ता साथी हैं वो इसी तरह की बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन अनामिका जी, हम उदाहरण के तौर पर अगर हम लें, जींद उपचुनाव में तो कैंडिडेट भी नहीं मिला था इनेलो पार्टी को। अरे बड़ौदा चुनाव में आओ, आप जींद में कहा जा रहे हो? सर नेहरा जी सर सुने, आप मुझे जरा सुने, अभी अभी जुड़े हूँ मैं आपके साथ, डिबेट में अभी लंबी बातचीत करेंगे हम लोग। अभी तो शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाने हैं। सर, इनेलो की कोई बात चुभी है क्या? आप कांग्रेस पर कुछ बोल ही नहीं रहे। ओपी साहब काफी देर से आपको सुन रहे हैं, कांग्रेस को टक्कर में देख रहे हैं, इनेलो को टक्कर में देख रहे हैं। इतनी बातें तो इनेलो को लेकर अभी तक हुई नहीं है पैनल में। देखिए ये तो मैं, क्योंकि आप उसमें डिबेट में थी नहीं, हाँ। तो मैंने तो बड़े स्पष्ट रूप से ये कह दिया था कि अपनी जो मुकाबला है तो कांग्रेस का बीजेपी का ही है। तो कांग्रेस को आप टक्कर में मान रहे हैं ना? हाँ, कांग्रेस बिल्कुल, देखिए अनामिका जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है, मेरे को पूरा विश्वास है। क्योंकि कौन 19 कौन 20 सर? अगर जीत अपने लिए, जाहिर सी बात है बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जीत ही बताएंगे, तो कितना मार्जिन कितना देख रहे हैं? देखिए अनामिका, मैंने 7 दिन वहां लगी थी आयोग बड़ौदा चुनाव में, लेकिन बाबूजी से वहां पे देखा है चुनाव को, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। आपने मेरे से, बिल्कुल आप ही से पूछा है। हाँ, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के और जेजेपी के जो गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी हैं पहलवान योगेश्वर दत्त जी, उनको लेकर ग्रामीण क्षेत्र में मैंने वहां उत्साह स्वयं देखा है। खिलाड़ी वहां पे ज्यादा है, हर गांव के अंदर वो ग्रामीण क्षेत्र है, और हर गांव में जो खिलाड़ी है तो खिलाड़ी को लोग बदलते थे। आज युवा चुनाव लड़ता है, युवा चुनाव जिताता है। आप क्षेत्र में परिवेश ये है अनामिका जी
पहले बुजुर्गों को कहने से वोट पड़ती थी परिवार की, आज युवा ये कहता है कि मुझे ईमानदारी से नौकरी मिलेगी, मुझे विकास और डेवलपमेंट के लिए वोट चाहिए, तो आप पिताजी से माताजी से वो उनके कहने से वोट दोगे, युवाओं के कहने से। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाली है। मैं इसीलिए आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, जरूर मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की ये टक्कर है, लेकिन इस टक्कर में भारतीय जनता पार्टी के जो पहलवान है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पहलवान है, और जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है वो तो कहीं मैदान में दिखी नहीं रही। और दूसरा अनामिका जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि जैसे जींद के चुनाव में हुड्डा जी ने सुरजेवाला जी का कांटा निकाल दिया था, हुड्डा का कांटा निकलने वाला है। कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत जबरदस्त फूट है। आप मुझे बताइए, छोटे हुड्डा जी और बड़े ओपी साहब, ओपी साहब, फूट का खामियाजा बड़ौदा में कांग्रेस को होगा क्या? अनामिका जी, मेरा ये सवाल है कि क्या छोटे हुड्डा और बड़े हुड्डा जी के अलावा कोई कांग्रेस का बड़ा नेता, क्या छोटे हुड्डा और बड़े हुड्डा के अलावा कोई और नेता बचा है? कोई दिखा क्या? नहीं, कोई चुनाव में दिखाई नहीं दिया चुनाव प्रचार करते हुए। वो तो जाहिर बिल्कुल नहीं, वो सही बात है, कोई नहीं दिखा। हालांकि लिस्ट स्टार प्रचारकों की बहुत लंबी थी। ओपी साहब बोलिए सर, बोलिए। कोई गए नहीं वहाँ पे, बताओ 30-30 लोग स्टार प्रचारक मांगे गए। ठीक है, कांग्रेस की राय जान लेने दीजिए। ओम प्रकाश जी जी सर, कहाँ अभी से आप थक गए? आप तो जीत का दावा आप लोग कर रहे थे, एकदम बहुत ही सुस्त से नजर आ रहे, जवाब दीजिए। मैं इनको कहना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वहाँ वोट मिलेगी, खिलाड़ी वहाँ ज्यादा है, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के राज में थे, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ तो खिलाड़ियों को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के राज में दिया है, और बेरोजगारों को जो रोजगार दिया है वो कांग्रेस राज में दिया है। आज हर तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगार नाराज है, किसान नाराज है, व्यापारी नाराज है, मजदूर नाराज है। उन मजदूरों को कोरोना काल के अंदर कोई दिहाड़ी नहीं मिली, मजदूर परेशान हो गए, तो इनके राज में है कहाँ कोई, किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। इसलिए वहाँ का वोटर बड़े गुस्से में है, किसान बड़े गुस्से में है, और किसान और मजदूर व्यापारी सब मिलकर के और कांग्रेस की तरफ ये झुकाव हो रहा है, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी उम्मीदवार की वहाँ जमानत जब्त होने जा रही है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। क्योंकि जो ये कह रहे हैं कि जेजेपी उम्मीदवार जो नहीं खड़ा हो रहा, उनकी वोटें हैं वो बीजेपी को चली जाएंगी। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि पिछली बार जेजेपी को वोट इसलिए मिली थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सत्ता में आएंगे, लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी और इनका दोनों का ठीक है, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि एंटी बीजेपी वोट लिया था, लोग नाराज है। ठीक है, एंटी बीजेपी आ रही हूँ, नेहरा जी आ रही हूँ, एंटी बीजेपी वोट लिया था जेजेपी ने, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। लेकिन आपको इतना भरोसा क्यों है कि अगर वो फूट कर बिदकेंगे तो वो वोटर्स आपके खेमे में आएंगे? वो इनेलो को भी तो जा सकते हैं सर, जिसे आज आप अपना किला मान रहे हैं, उस किले की नींव कभी चौटाला की रही है। देखिए, अब वो पिछली बार वाली बातें नहीं रही है। अब जो इन लो है वो बिखर चुकी है, उनको पता है कि इन लोग मुकाबले में नहीं है। कौन सा पिछली बार सर? 3 दफा से तो आपके विधायक थे। कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में, इसीलिए कांग्रेस की तरफ ये वोट जाएंगे। नेहरा जी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेजेपी के वोट आपको मिलने वाला नहीं है, चाहे आपने साझा उम्मीदवार कहा हो। सुना आपने? देखिए अनामिका जी, शायद जो कांग्रेस के साथी प्रवक्ता हैं वो बिना सोचे समझे बोले जा रहे हैं कुछ भी। उनको ध्यान होना चाहिए कि जब 1 साल पहले चुनाव हुआ था भैया, उस समय भी तो जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल अलग अलग ही चुनाव लड़ी थी। आप कैसे उनको उस समय एक साथ बता रहे हैं? कह रहे हैं अभी घर गए, पहले अलग थे, पहले एक साथ थे। अब वो पहले भी तो अलग अलग चुनाव लड़े हैं, उस समय भी आप देखिए कांग्रेस पार्टी से। आप देखिए, मैं आपको टोटल अगर अनामिका जी बताऊं वोटिंग परसेंटेज के साथ, नहीं, सवाल उनका गलत नहीं है, सवाल तो उनका गलत नहीं है। ये तो मैं सुगन सिंह जी आपसे भी पूछूंगी कि वो फूटकर कांग्रेस में क्यों जाएंगे, वो इनेलो में क्यों नहीं लौटेंगे। सवाल तो बिल्कुल सही पूछा है। वोट मांगा गया था कि बीजेपी को जमुना पार कर देंगे, हमें चुनिए, और फिर उन्होंने आपके साथ मिलकर सरकार बना ली। फिर बीजेपी को ऐसा भरोसा कैसे हो गया? ठीक है, आप लोग गठबंधन में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एकाएक ये भरोसा हो जाना कि वही वोटर जो एंटी बीजेपी जाके दुष्यंत चौटाला जेजेपी को वोट दिए थे, जिन्होंने, वो आपके साझे उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को वोट देंगे कमल खिलाने के लिए। सवाल तो सही है उनका। अनामिका जी देखिए, पहले तो आप एक चीज को समझे कि ताऊ देवीलाल जी के समय से ही, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ही भारतीय जनता पार्टी, और उस समय आप क्योंकि अलग अलग हो गई है, लेकिन उस समय इनेलो पार्टी के साथ नहीं,
भाजपा का शुरू से गठबंधन रहा है, तो हमारा जो नेचर है वो एक जैसा रहा है, और जो हमारे वोटर हैं तो दोनों पार्टी संयुक्त रूप से वोट करते आए हैं, और इसीलिए जो जेजेपी के वोटर हैं वो नेचुरल रूप से, आज देखिए मैं बड़ौदा में गया था तो जेजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर वहां पे सारा काम किया है, कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है। तो जेजेपी के जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ इसी तरह से हैं जैसे पानी दूध में मिल जाता है, दोनों मिलके हैं एक तरह से। तो अब जब पानी दूध में मिलता है तो पहचाने नहीं होती कौन सा दूध है कौन सा पानी है। तो उनके जो वोटर है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, और अगर दोनों भी मिला के हम करें तो 70,000 वोट बनते हैं पिछले चुनाव अनुपात में, और 58% वोट हमारी टोटल बनती है। इस हिसाब से तो दोनों थोड़ी है, कांग्रेस की भी और इनेलो की भी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ये जो बात करते हैं ना बार बार, अनामिका जी एक चीज को बड़ा रिपीट करते हैं कि खिलाफ वोट मिली थी, खिलाफ वोट मिली थी। भैया 2009 के चुनाव में हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा ने भी तो आपके खिलाफ आपको गाली दे देकर वोट मांगी थी, लेकिन उनको तोड़ के आपने सरकार बना ली भूपेंद्र हुड्डा जी ने। उस समय कहां से आपको उस समय ध्यान नहीं आया? इससे पहले भी कई बार आपने ऐसा किया है। और अगर हम दूसरे प्रदेशों की बात करें, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है अनामिका जी, तो महाराष्ट्र के अंदर इनको खुलेआम इनके खिलाफ वोट मिली थी वहां पे शिवसेना को, उनके साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली। कितने प्रदेशों को उदाहरण मैं आपको दूं। तो ये इस तरह की जो बातें करते हैं तो बेमतलब की बातें हैं। अनामिका जी मुझे बताइए, ये बेमानी बात है। ओम प्रकाश जी जवाब। ओम प्रकाश जी ठीक है, ओम प्रकाश जी जवाब। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये महाराष्ट्र की बात करते हैं, ये हरियाणा की बात क्यों नहीं करते? हरियाणा का जब हमने बता दिया है कि हरियाणा में विकास के नाम पर बहुत लोग बाग वोट देने जा रहे हैं। पिछले 10 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने विकास किया है, इनके 6 साल में इतना कहीं भी कोई विकास नजर नहीं आ रहा। इसलिए वोटर समझदार है, किसान भी नाराज है, मजदूर भी नाराज है। तो इसको समझना चाहिए कि आपने मेरे इस सवाल को जवाब नहीं दिया। एक सेकंड, आपने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर जेजेपी का वोटर नाराज होता है जेजेपी से कि आपने बीजेपी को सपोर्ट क्यों किया, वो फूट कर बिदकता है, जितनी भी संख्या में वो बिदके, तो वो कांग्रेस की तरफ ही क्यों जाएंगे, इनेलो की तरफ क्यों नहीं जाएंगे? इन लोग की तरफ इसलिए नहीं जा रहा ना कि इन लोग को वहां जीतता हुआ कैंडिडेट नहीं लग रहा ना, जीतने वाला कैंडिडेट कांग्रेस लग रहा है, इसलिए सारे वोटर कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। देखो अनामिका इसलिए जा रहे हैं, उन्हें पता है कि हमारी वोट का फायदा कांग्रेस में हो सकता है। ठीक है, सुखवंत सिंह। अनामिका जी मैं देता हूं, ये ओम प्रकाश जी सही जवाब नहीं दे पाए। आप एक चीज देखिए, जो पिछला बड़ौदा का जो चुनाव था उसमें सबको पता था कि वहां कांग्रेस का कैंडिडेट पहले से जीतता रहा, अगर इसकी नेहरा साहब की बात को माने तो। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो जीतता भी दिखाई दे रहा था, उस वक्त भी जेजेपी को जो वोट गए थे वो चौधरी देवलाल के विचारधारा के लोगों के गए थे। उन्होंने अपने तरीके से जेजेपी को वोट किया, क्योंकि उस वक्त उनको यह लगता था कि दुष्यंत चौटाला जी चौधरी देवलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और उन्हीं के नक्शे कदम पर हैं। यद्यपि मैं इस बात को अब दुष्प्रचार कहता हूं, उस वक्त भी मैंने दुष्प्रचार कहा था, लेकिन लोगों ने उस बात को सही मान लिया। अब उसके बाद आए, अब वो लोग जो विरोधी थे बीजेपी के साथ जाने का तो उनका सवाल ही नहीं। नेहरा साहब कह रहे थे कि दूध और पानी में मिला है, मैं ये कह रहा हूं कि ये नींबू और दूध का मेल है। आप देखेंगे कि अब इस बड़ौदा चुनाव में आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से आपका दूध फट चुका है। अब वो इनेलो को वोट क्यों देंगे? मैं अनामिका जी ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने कांग्रेस को उस वक्त वोट नहीं दिया, जबकि उस वक्त तो जनरल इलेक्शन था, सरकार आने की बात थी, इस बार अब 30 से 31 हो जाएंगे। लेकिन वो लोग एक सही बात तो यह है कि एक व्यक्ति अपनी नेचर को, अपनी विचारधारा को, अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ नहीं पाता है, और वो लोग चौधरी देवलाल की विचारधारा के लोग हैं। वो कांग्रेस से भी प्रभावित नहीं है, क्योंकि चौधरी देवलाल लगातार कांग्रेस के विरुद्ध रहे, कांग्रेस के विरोध में काम किया। बीजेपी नव कांग्रेस है, उसने किसानों को उसके साथ जाने का तो सवाल ही नहीं। अब वो इनेलो के साथ इसलिए आएंगे क्योंकि उस चुनाव में जो उनको बहका लिया था जिन लोगों ने, उनका उन्होंने आचरण देख लिया, और जिन लोगों के विरुद्ध बहकाया था, यानी चौधरी अभय सिंह चौटाला के विरुद्ध जो दुष्प्रचार किया गया था, उनका आचरण उन्होंने देख लिया कि किस प्रकार उन्होंने किसान की आवाज को, आम व्यक्ति की आवाज को उठाया है, और बहुत साफ गोई के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ अपने तरीके से लोगों को रिप्रेजेंट किया है, इंडियन नेशनल लोकदल ने भी और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने भी। और उन लोग आप देखेंगे चुनाव से पहले जब 3-4 महीने से चौधरी अभय सिंह घूम रहे हैं, तो प्रत्येक गांव में वो लोग जो जज्बाई थे, जो चौधरी देवलाल के विचारधारा के लोग थे,
उन्होंने चौधरी अभय सिंह जी को फोन करके बुला करके अपने घर में चाय पिलाई है, वो शामिल हुए हैं। और वो लोग कांग्रेस के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं होता। देखिए अनामिका जी, ये जो पूरा इलाका है जो बड़ौदा है या ये जो किसानों की जो बेल्ट है, किसान आमतौर पर कांग्रेस के विरोध रहे हैं। चौधरी देवलाल, चौधरी चरण सिंह उसका एक वो है कि वो बाहर जैसे निकले तो कांग्रेस से बाहर ये बेल्ट निकल गई थी। भूपेंद्र हुड्डा की वजह से थोड़ा बहुत प्रभाव वापिस आया, वापिस लोग लौटे, लेकिन मूल रूप से ये इलाका चौधरी देवलाल के साथ रहा है। और ये लोग जजपाई, जिन्होंने 32-33 हजार जो वोट जजपा के थे, वो तो निश्चित रूप से चौधरी देवलाल के कट्टर लोग हैं जी। और वो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ ये इसलिए लौटेंगे क्योंकि उनको अब पता लग चुका है इस एक साल के दौरान कि कौन व्यक्ति है जो चौधरी देवलाल की विचारधारा का, उसकी विरासत का, उसकी नीतियों का सही तरीके से अनुसरण करता है। और लोगों ने पाया कि चौधरी अभय सिंह चौटाला है इस बात के लिए, और इसीलिए वो लोग निश्चित रूप से लौटेंगे। अब ये हो सकता है कि बीजेपी को हराने के लिए लोग कहीं मती भ्रम हो जाए, 500, 700, 10,000 वोट मती भ्रम हो जाए, लेकिन अनामिका जी वो पूरे के पूरे एक लोट का लोट, क्योंकि उन लोगों को इस बात की तकलीफ है कि जो दुष्यंत चौटाला और उनकी मां नैना चौटाला जी ये कहते थे कि हम बीजेपी की सरकार नहीं बनाएंगे, उन्होंने बीजेपी की सरकार बनवाई। उसी खट्टर साहब को, जिसके विरुद्ध वो 5 साल प्रोटेस्ट करते थे, उसी को मुख्यमंत्री बनवाया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद और केंद्र में दोबारा से सरकार आने के बाद किस प्रकार से 3 अध्यादेश लेकर के आए, कानून बनवाया इन्होंने, जो डेथ वारंट है किसान का। ये सब का सब आ रही हूँ अजय गुलेरिया साहब, मैं बस आपके विंडो का ही वेट कर रही थी कि आप विंडो में आए। आ जाऊंगी। सुखवंत सिंह जी, 1 सेकेंड जी। आपका कोई कोर वोटर है या जस का तस वोट बैंक आप लोग खड़ा देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है जो कह रही है जेजेपी कि हमारे वोटर्स बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, योगेश्वर दत्त के साथ जो उम्मीदवार है उनको वोट करेंगे, ये वाकई पॉसिबल है? या ईमानदारी से गुलिया साहब जवाब चाहूंगी। मैंने कल भी धनखड़ साहब से बहुत ईमानदारी से ये सवाल किया था, पर मुझे उतना संतोषजनक जवाब मिला नहीं। आज आपसे फिर से पूछ रही हूं मैं, सच में लगता है कि एज इट इज आपका वोट बैंक खड़ा है? अनामिका जी, हमारे वोटर वोट करेंगे जो 75% नौकरियां हरियाणा प्रदेश के बच्चों के लिए सरकार की तरफ से विधेयक ला करके अभी जो चर्चा सबके सामने है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। हमारे वोटर वोट करेंगे इस बात को लेकर के कि जो वादे लोगों के बीच में हम लोग करके आए थे। मैं एक चीज मानता हूं, देखिए अनामिका जी, 100 नंबर ज्यादा होते हैं लेकिन 85 नंबर भी कम नहीं होते। 100 ज्यादा ही होते हैं लेकिन 85 नंबर भी कम नहीं होते, 80 नंबर भी कम नहीं होते। मतलब आप मानते हैं कि 15 फूट कर हट सकते हैं? नहीं, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। जो छात्र 80-85% भी नंबर लेकर के आता है वो अच्छा छात्र होता है। जो वादे हम लोग अपने लोगों से करके आए थे, हरियाणा प्रदेश के अपने लोगों से जो वादे करके आए थे, जो चुनाव लड़ा था, हमने विरोध करा। हमने मनोहर लाल खट्टर जी का विरोध करा, हमने भारतीय जनता पार्टी का विरोध करा, लेकिन किस बात को लेकर के विरोध करा? कि हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के बच्चों को हरियाणा प्रदेश के रोजगारों में उनका अधिकार हो। हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के बच्चों को अपने एग्जाम देने के लिए 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े। हम चाहते हैं कि उनके एग्जाम उनके गृह जिले में हो। हमने विरोध करा भाजपा का, हमने विरोध करा मनोहर लाल खट्टर जी का, इस बात को लेकर के विरोध करा कि किसान को सुविधा होनी चाहिए। किसान के बीच में जो ये लोग बैठे हैं जो किसान को मुनाफा नहीं होने देते, इस चीज का हमने विरोध करा। हमने कहा किसान को सरकार के साथ सीधा जुड़ना चाहिए, किसान को मुनाफा सीधा मिलना चाहिए। हमने इन सारी बातों का लेकर के विरोध करा, और जब सरकार में शामिल हुए तो प्राथमिकता ये थी अनामिका जी, प्राथमिकता ये थी कि अगर सरकार चाहती है कि हम उनको सपोर्ट करें और एक गठबंधन की सरकार हरियाणा प्रदेश में आए, हमारी ये मांगे हैं हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए, अगर आप इनको पूरा करने का वचन देते हैं मैनिफेस्टो में, इन जो ज्वाइंट एक हमारी कमेटी बनेगी, ये सारी चीजें अगर पूरी करती है तो हम सरकार को समर्थन देंगे। हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने इन सारी बातों को माना, इन सारी बातों को माना, तब हमने जाकर के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया। हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितों के साथ कुठाराघात न हो जाए, तब हमने जाकर के भारतीय क्या आपने अपने वोटर को ये समझा दिया था? अनामिका जी, भाई दुष्यंत चौटाला जी के साथ जो हमारा वोटर जुड़ा है, जो उनकी इंटीमेसी है, मैं एक चीज मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश के लगभग
जो लोग दुष्यंत जी को वोट करते हैं या उनकी विचारधारा से सहमत है, इत्तेफाक रखते हैं, सभी से दुष्यंत जी इस जो को थोड़ा समझा दीजिए सर, सीधा सवाल था बहुत कि क्या एज इट इज वोट बैंक देख रहे हैं या कुछ लोग नाराज हो सकते हैं? देखिए, वोट बैंक नहीं, साथ देने वाले लोग, ये लोग जिन्होंने साथ दिया भाई दुष्यंत को, एक साल में इतनी बड़ी पार्टी बनाई कि आज हम भाई दुष्यंत, ये तो आपकी वाकपटुता है सर, यही तो नेता की खूबसूरती है। लेकिन मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो वही बात करूंगी, आपका जितना वोट आया था वही वोट जो का त्यों जाएगा। क्या योगेश्वर दत्त को ये भरोसा है तो क्यों है? इनेलो तो कह रही है कि कोई नहीं देगा, और जो लोग अगर दे भी देंगे वोट, वो मति भ्रम बता रहे हैं। सुखवंत सिंह को तो सुन ही रहे होंगे आप। देखिए, सुखवंत जी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ अनामिका जी, मैंने जिनके साथ रह करके जिनको आदर्श मानते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक बात कहते हैं, नगाड़ा एक अलग, आवाज एक खुदा। नगाड़ा एक अलग, आवाज एक खुदा। जो जनता की आवाज होती है वो भगवान की आवाज होती है। जब इनको 3200 वोट बड़ौदा के अंदर दिए थे और हमारे कैंडिडेट से वो हार गया था, 32 से 30,000 हमारे कैंडिडेट को दिए थे, तो वो जनता की आवाज थी, भगवान की आवाज। आपकी बात हो गई। एक बात रखी थी यहाँ सुखवंत सिंह ने, ओम प्रकाश जी, कांग्रेस के लिए भी, कि ज्यादा मन में खुशियां या मिठाई या लड्डू आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं कि जेजेपी से जो लोग नाराज हैं वो आपके कैंडिडेट को जिता देंगे, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो ना जेजेपी के वोटर्स थे और ना आपके ना बीजेपी के वोटर्स, वो देवी लाल को सपोर्ट करने वाले लोग थे। ये कहा सुखवंत सिंह ने, आपने सुना लेकिन आपने काउंटर नहीं किया, इसलिए मैं दोबारा से इस सवाल को दाग देती हूँ। वो कहते हैं कि वो कांग्रेस के साथ जा ही नहीं सकते, वो जानते हैं कि देवीलाल की नीतियां क्या थी और वो देवीलाल के वोटर्स हैं, इसलिए वो वापस इनेलो को भले वोट करेंगे लेकिन आपकी तरफ नहीं जाएंगे। ओम प्रकाश जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो देवीलाल के वोटर थे, नित्यों विश्वास करते थे, वो इसलिए करते थे कि दुष्यंत चौटाला जी अलग चुनाव लड़े थे और वो बीजेपी। सर पहले तो ये बताइए कि आज कांग्रेस के आवाज की खनक कहाँ गई? आज कांग्रेस के आवाज की खनक कहाँ गई? कल तो प्राइम टाइम डिबेट में आप लोगों ने धन्यवाद भी कर दिया था जीत की खुशी में। हमारे साथ सुमित गौड़ साहब थे, उन्होंने तो धन्यवाद भी कर दिया था बड़ौदा की जनता को, कल लड्डू की तैयारी कर रहे थे। आज तो आपकी आवाज में वो खनक ही नहीं है सर। नहीं, आवाज में खनक क्यों नहीं है? हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। और जो जेजेपी के वोट थे वो देवीलाल जी की तरफ तो थे, ठीक है, लेकिन जेजेपी ने जो समर्थन किया है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए उसके वोटर नाराज हैं और वो निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 तारीख को हम आपको और लड्डू खिलाएंगे। कल तो लड्डू जो खिला रहे थे, 10 तारीख को और खिलाएंगे। और इनकी जमानत जब्त होगी निश्चित रूप से, क्योंकि वहाँ के लोग कल खाली बोल के ही खिलाया था सर, 10 तारीख को खाली बोली मत दीजिएगा। देख लिया कि हर किसान नाराज है, मजदूर नाराज है, तो ये वोटर सारे उधर ही जाएंगे। चलिए ठीक है, कल जैसे लड्डू मत खिलाइएगा सर, 10 तारीख तक का इंतजार कर लीजिए, हम भी चाहते हैं। नेहरा साहब, आप लोगों ने लड्डू के ऑर्डर दिया कि नहीं? देखिए अनामिका जी, लड्डू तो ये जरूर खिलाएंगे, लेकिन जैसे आप देखिए अनामिका जी, इनमें क्योंकि अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं और इन्होंने उस सवाल का जवाब भी नहीं दिया जो हमने इनसे पूछा था कि सिवाय हुड्डा जी और उनके छोटे सपुत्र दीपेंद्र जी के अलावा कोई चुनाव में क्यों नहीं दिखा, जवाब नहीं दिया, क्योंकि इनके यहाँ ग्रुप बने हुए हैं अनामिका जी। अब ये लड्डू कैसे खिलाएंगे? क्यों जवाब नहीं दिया आपने ओम प्रकाश जी? मैं तभी तो बताता हूँ लड्डू खिलाने का। देखिए अनामिका जी, लड्डू ऐसे खिलाएंगे कि जब मैं बताना चाहता हूँ ये किसका नाम ले रहे हैं। यहाँ शैलजा जी आई है, विवेक बंसल जी हमारे प्रभारी जी यहाँ चुनाव प्रचार में आए हैं, कुलदीप बिश्नोई जी आए हैं, बहुत बड़े नेता की जरूरत नहीं थी। अनामिका जी वो स्टार प्रचारक है कहाँ? उनकी शकल चुनाव प्रचारक रह गए। अरे स्टार प्रचारक कहाँ है? प्लीज जो लिस्ट थी आपकी, कहाँ है स्टार प्रचारक? सुपर 30 नहीं दिखे ओम प्रकाश जी। सुपर 30 क्या अनामिका जी? 3 भी नहीं दिखे, 2 लोगों के अलावा तीसरा बताइए। शैलजा जी का अपमान करके वहां से भगा दिया, शैलजा जी के साथ बदतमीजी करके उनको भगा दिया इन्होंने। क्या वहाँ पे दलित की बेटी का अपमान किया इन्होंने? कैसे जनता इनको करके भगा दिया? शैलजा जी ने वचन सभा करी है, प्रचार किया है, गाँव गई है, विवेक बंसल जी भी आए हैं, कुलदीप बिश्नोई जी भी आए हैं, हमारी टीम सारी लगी हुई थी। असर क्या थी? हमारे स्टार प्रचारक और भी जगह दूसरे प्रदेशों में भी चुनाव हो रहे थे,
वहाँ भी ड्यूटी लग रही थी, तो इसलिए यहाँ कोई आवश्यकता ऐसी नहीं थी कि जो प्रचारक आए यहाँ। ठीक है, बोलिए। अनामिका जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, मैं हरियाणा प्रदेश के गांव का रहने वाला हूँ और मेरे गांव में कहावत है कि पूत के पांव तो पालने में दिख जाते हैं। इनके जो बड़े नेता थे ना, उनको पहले से ही दिख गया था कि हाँ हार होने वाली है, बुरी हार होने वाली है, इसलिए वो कोई नहीं आया। और दूसरा देखिए, लड्डू इनका खिलाने का तरीका अनामिका जी मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं और ये पता नहीं किस ग्रुप से मैं कह नहीं सकता, लेकिन इनके जो नेता है अनामिका जी, जब वहां पर सीता जी खेमे की हार होगी तो रणदीप सुरजेवाला जी, शैलजा जी का जो खेमा है वो लड्डू तो खिलाएगा ही, क्यों नहीं खिलाएगा? वो लड्डू खिलाएगा, वो लड्डू खुद भी खाएगा, वो लड्डू सबको खिलाएगा। क्योंकि सुरजेवाला तो बिहार में बिजी हैं। मैं कह रहा हूँ ये एक दूसरे की ग्रुप, हम सबको लड्डू खिलाएंगे। हमारी निश्चित रूप से जीत हो रही है, आप भी लड्डू खाने के लिए आ जाना 10 तारीख को। और रणदीप सुरजेवाला जी का जो ग्रुप है वो तो खुद हो जाएगा, क्योंकि हुड्डा जी का कांटा निकल गया। जैसे हुड्डा जी ने जींद में कांटा निकाला तो सुरजेवाला जी का, ऐसे हुड्डा जी का कांटा निकल गया। कांग्रेस पार्टी में कोई ग्रुप नहीं है, रणदीप सुरजेवाला भी बड़े लीडर है। वो दोनों ये करके खुश होंगे कि हुड्डा जी का कांटा निकल गया, इसलिए मिठाई बांटेंगे, लड्डू खिलाएंगे। हो सकता है ये भी लड्डू लेके आए। तो सर, आप लोग और यार ओम प्रकाश जी, आप लोग कभी पैनल में बैठकर तो बोल देते हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन जो पार्टी को खामियाजा हो रहा है, जो नुकसान भुगतना पड़ रहा है, वो पार्टी के फोरम पर आप लोग भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि उस गुटबाजी का ही नतीजा है कि आज पार्टी अपने गढ़ में अपनी सीट बचाने के लिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है बीजेपी जेजेपी के पास खोने के लिए सर, ना इनेलो के पास। ये गेन करेंगे अगर जीत गए यहाँ से, तो आप अपनी सीट बचाने के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं और कोई गलत सवाल नहीं था यहाँ पर। ठीक है, कोई बाबू बेटा कह रहा है, कोई बड़े हुड्डा छोटे हुड्डा कह रहा है, वो उनके बात करने का तरीका है, लेकिन इन दो चेहरों के अलावा सच में कोई नहीं दिखा। तो फिर ये 30 स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी करने की जरूरत क्या थी सर? किरण चौधरी दिखी कहीं पर? कोई दिखा जो स्टार प्रचारक में 30 नाम थे? आप 30 नाम में से 10 गिनवा दीजिए ओम प्रकाश जी। आप ये बिल्कुल मत कहिए कि गुटबाजी नहीं है, वो गुटबाजी वक्त वक्त पर उभर कर सामने आके दिखती रही है। वो बड़ौदा उपचुनाव में भी दिखा। आप अभी नेहरा जी को जवाब दे रहे हैं, आपने दुष्यंत चौटाला को जवाब क्यों नहीं दिया? कोई गुटबाजी नहीं है। जब दुष्यंत जी ने जब बड़ौदा में जाकर ये कहा कि 1 और 1 2 हो सकते हैं, बाबू बेटा मिलकर 1 और 1 2 हो सकते हैं, 46 नहीं हो सकते, तब भी आप लोग कुछ नहीं बोले। गुटबाजी पर 10 सवाल में से 1 का जवाब दे देते हैं, 9 पे चुप्पी साध लेते हैं, इसका क्या मतलब है? कहने में तो कोई भी कह दे गुटबाजी। गुटबाजी कहाँ थी जब शैलजा जी आई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके साथ थे, दीपेंद्र भी उनके साथ थे, सारे नेता उनके साथ थे। प्रत्याशी के नाम से लेकर अभी तक था। बात कर रहे हैं। हाँ, भैया लगता है आपको? अरे बाकी 30 स्टार प्रचारक कहाँ गए आपके, ये बताइए ना। और प्रदेशों में जरूरत थी, उन वहाँ चले गए। हमारे रणदीप सुरजेवाला बड़े नेता जी हैं, उनकी ड्यूटी बिहार में लगी, बिहार में भी चुनाव देखना था उनको। अगर उनको समय लगता है तो यहाँ जरूरत होती तो वो भी आते हैं। हरियाणा प्रदेश के लिए 30 क्यों हमारे यहाँ उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। बताइए अनामिका जी। नहीं ठीक है, वो उनके पार्टी का अंदरूनी मसला है सर। अब उन्होंने कह दिया कि और प्रदेशों में जरूरत थी, बिहार में जरूरत थी, रणदीप सुरजेवाला वहाँ चले गए। नहीं तो दुष्यंत चौटाला को उस बात का भी जवाब दे सकते थे कि चाबी और स्टीयरिंग लेके तो वो चले गए, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, बड़े हुड्डा या छोटे हुड्डा, जो इनकी अपनी बात करने का जो सवाल था। सुखवंत सिंह, मैं एक बार फिर आपके पास आ रही हूँ। पूरी तरह से बीजेपी और कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, इनेलो खुद को कहाँ खड़ा पाती है सर? अभी काफी वोट डाले जा चुके हैं, लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। हम जो एक अनुमान लगा रहे थे कि कम से कम 70% वोट जरूर आज डलेंगे, आपको लग रहा है कि 70% वोट डालेंगे? और कितना परसेंट इनेलो अपने आप को कितने परसेंट में देख रही है? देखो अनामिका जी, एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि बड़ौदा की जनता सरकार के विरुद्ध खड़ी है, पूंजीवाद के विरुद्ध खड़ी है, और इसी वजह से परसेंटेज 70 से ऊपर भी जा सकता है। और मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे पूंजीवाद हारेगा, किसान की तानाशाही प्रवृत्ति हारेगी और किसान जीतेगा। और अगर किसान की जीत की बात आएगी तो इंडियन नेशनल लोकदल जीतेगा, जोगेंद्र मलिक जीतेगा, क्योंकि हमसे ज्यादा बढ़िया किसान का किसी ने नहीं किया। मैं बार बार इनसे सवाल पूछता हूं, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते। दूसरी बात, आपने शुरुआत में, मैं उस बात पे कहना चाहूंगा कि जो पुलिस वाले ने जो बेकायदगी आपके रिपोर्टर के साथ की और आपने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा, बिल्कुल मैं एक घटना के माध्यम से बताता हूं कि ये सब चीजें सरकार करवा रही है और बीजेपी कैसे करवा रही है। मैं आपको बताता हूं, रबड़ा गांव में एक घटना हुई है जो बड़ौदा का एक पार्ट है, और वहां पे मैं ऑन एयर कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ और विश्वास के साथ कह रहा हूं
कि वहां पे बीजेपी के कैंडिडेट की शराब के ऊपर झगड़ा हुआ है। कुछ लोग अवैध रूप से उस गांव में शराब बेच रहे थे और वो योगेश्वर दत्त की थी। मैं ये कह रहा हूं, रिकॉर्ड में है, कोई साथी इस बात के ऊपर डिफेमेशन का फाइल करना चाहे वो फाइल कर दे, वो उसकी थी। और अनामिका जी, मैं ये कहता हूं कि बगैर प्रशासन के कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। और वहां पे एक व्यक्ति मारा गया, कुछ लोग घायल हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं। हमारे पास तो सूचना ये है कि उनमें से 1-2 और एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति की जान गई है। इतना बड़ा झगड़ा हुआ है, वो बीजेपी के कैंडिडेट की शराब बट रही थी वहां पे। और प्रशासन, मैं ये कहता हूं कि प्रशासन के इशारे के बगैर नहीं हो सकता, पुलिस के बगैर नहीं हो सकता। तो ये लोग पुलिस वाले की बेकायदगी ऊपर क्या जवाब देंगे जो खुद पुलिस को और प्रशासन को बेवजह यूज कर रहे हैं। चुनाव आयोग के ऊपर बड़े सीरियस सवाल हैं। कल वहां पे मदीना गांव में, उल्हाड़ा मदीना गांव में रात को लोगों ने पैसे बांटते हुए लोग पकड़े हैं। तीर्थ राणा का साफ तौर पर नाम लिया गया है। तो इन लोगों से कोई उम्मीद ये नहीं कि प्रशासन को चलाएंगे, तो प्रशासन को अपनी सत्ता के दुरुपयोग के लिए प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, मैं गुलिया जी की बात पे आता हूं, जो कह रहे थे कि हमने वादा किया और हमने बीजेपी के साथ बात करके फिर इनके साथ आए। गुलिया साहब, मैं दोबारा आपने क्योंकि बात दोहराई है तो मैं भी उसी को दोहराता हूं कि जनता की आवाज, जिसको आप भगवान की आवाज कह रहे हैं, उस जनता की आवाज को आपने धोखा दिया। और आप चाहे चांद तारे तोड़ के ला करके दे दें, जो कि नहीं होने वाला है, तो भी जनता को आपने धोखा दिया, क्योंकि बीजेपी को तो आपने भगाने का वायदा लोगों से किया था और बीजेपी के विरोध की वोट बटोरी थी और बीजेपी के साथ आप लोगों ने कदम ताल की, उसी के दामन में जाके छुप गए। और चलो, मैं आपकी इस बात को बड़ी करता हूं कि आपने बिल्कुल उनके साथ कंसेंसस बनाई और आपने ये कहा जी आप लोगों के विरुद्ध नीतियां नहीं बनाएंगे। तो जो 3 बिल आए हैं, जो 3 कानून आए हैं, जो डेथ वारंट है किसान का, तो क्या आप लोगों से पूछ करके बीजेपी ने बनाए हैं? इसका अर्थ तो यह है कि ये जो कानून आए हैं वो आप लोगों की सहमति के बाद आए हैं। आप लोगों का जवाब सबसे ज्यादा बनता है, फिर तो बीजेपी से ज्यादा आप लोग दोषी हो, क्योंकि हर बात के ऊपर जब आप बीजेपी की सरकार के साथ सहमति करते हो कि ये चीज होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब कानून भी आपकी सहमति से आए हैं और आप लोग इसके लिए जिम्मेदार हो। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि हरियाणा प्रदेश के 75% युवाओं के लिए। अनामिका जी, मैं ये कहता हूं कि अभी पिछले दिनों ही सरकार ने HPSC के चेयरमैन की नियुक्ति की है और वो जो चेयरमैन नियुक्त किया गया वो बिहार से है। अब ये लोग, कितना हास्यास्पद है कि हरियाणा प्रदेश में इनको HPSC का चेयरमैन नियुक्त करने के लिए व्यक्ति नहीं मिलता और ये फिर बात करेंगे हरियाणा प्रदेश के युवाओं की। अनामिका जी, बिल्कुल बैक आने की बात है। पहली बात तो ये है कि जो 75% ये लोगों को बैक आना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है, इन्होंने पहले भी युवाओं को बैक आया है। लॉलीपॉप दिखा करके, सपने दिखा करके, सपनों के सौदागर हैं। गुलिया साहब, सपनों के सौदागर, लॉलीपॉप क्यों दिखा रहे हैं? अनामिका जी, मैं कंप्लीट कर लूं अगर आप कहें तो 10 सेकंड में कंप्लीट कर। नहीं, वो मैं नोट तो करवा दूं ना आपका सवाल। नोट कर लें। सपनों के सौदागर हैं और ये लोग सिर्फ इस लोगों को, युवाओं को बैक आकर के। अब ये बताइए कि इस सरकार ने कितनी भर्तियां की हैं जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी जी करते थे और जिसके अंदर जेजेपी ने कदम ताल किया है, कितने युवाओं को रोजगार दिया। और उस कृषि को क्यों बर्बाद कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा रोजगार देती है, उसको क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ये सारा सब कुछ कैपिटलाइजेशन की तरफ है, पूंजीवाद की तरफ है, निजीकरण की तरफ ले जाना चाहते हैं और लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं, उसके साथ युवा पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हैं। और गुलिया साहब अपनी बेकायदगियों को सुगर कोटेड जहर की तरह पेश करके युवाओं को बहकाना चाहते हैं। एक से बढ़कर एक भारी भरकम शब्द ला रहे हैं। अनामिका जी, एक बात मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ओम प्रकाश डावला जी से भी करूंगा और आपसे भी करूंगा, क्योंकि वो कल वाली बात है, जैसे रेणु भाटिया जी ने देवीलाल जी कहा था, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वो हमारे सम्मानित हैं, चौधरी शरण सिंह, चौधरी छोटूराम और चौधरी देवलाल, हम किसानों की आत्माओं में बसते हैं। जैसे आप राम को श्री राम बोलते हैं, उसी तरह उनको चौधरी देवलाल बोलें। ओम प्रकाश डावला जी भी किसान परिवार से संबंधित रखते हैं, किसी ने अपमान नहीं किया सुखवंत जी। हाँ, सम्मान ना कर, आपको ये बोला था, किसी ने अपमान अनामिका जी, सम्मान ना करना भी अपमान पर, इस प्लेटफॉर्म पर इस बात की इजाजत दी भी नहीं जाती और किसी ने नहीं किया। मैंने बड़े विनम्र शब्दों के साथ ही कहा है, अपमान नहीं किया आपने, लेकिन सम्मान ना करना भी अपमान की कैटेगरी में आता है। तो आप उनको बोले तो चौधरी देवलाल बोले, चौधरी चरण सिंह बोले, चौधरी छोटूराम। मैं वही तो कह रही हूँ, सम्मान ना करना अपमान होता है, यहाँ किसी ने अपमान नहीं किया। ये बहुत छोटी बात है सर, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। कल भी मैंने आपको कहा था किसी ने अपमान नहीं किया। बड़ा नाम है सर, एक बहुत बड़ा नाम, वो नाम ही अपने आप में, श्री की जरूरत नहीं है आगे, आप अगर कह रहे हैं तो ठीक है। ये अलग बात है, आप श्री राम से तुलना कर रहे हैं, मेरे को जो बात लगी मैंने रख दिया और आप लोगों से रिक्वेस्ट की, ये अलग बात है। चलिए ठीक है। हाँ जी, सपने दिखा रहे हैं आप लोग, अजय गुलिया जी लॉलीपॉप दे रहे हैं। हाँ देखिए अनामिका जी, मैं एक चीज मान करके चलता हूँ। इन्होंने कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया
और ये कह रहे कि वो धोखा है या हम लोगों के वायदे पूरे नहीं करेंगे। मैं आपके टीवी चैनल पे एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि जो वादे हम लोगों के बीच में करके आए हैं, देखिए मैंने चर्चा के शुरुआत में भी एक बात कही थी कि 100 ज्यादा होते हैं लेकिन 80-85 भी कम नहीं होते। जब लगभग सभी वादे पूरे करेंगे तभी हमारा अधिकार बनेगा लोगों के बीच में वोट मांगने का, तभी लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे। तभी आपने एचपीएससी का जिक्र किया था सुखवंत सिंह जी? जी बिल्कुल। एचपीएससी में बिहार से बिठा दिया, हरियाणा के युवा को जगह नहीं दी, फिर युवाओं की बात करते हैं, इसका जवाब दीजिए इनको। देखिए हाँ अनामिका जी, मैं कानून की दृष्टि से बात करूंगा। 100 में अगर 75 का रिजर्वेशन हरियाणा प्रदेश के लिए है तो 25 तो बाहर के भी होंगे। 100 में अगर 75 का है, और देखिए जब कोई अधिकारी हरियाणा कैडर से हो या कैडर ज्वाइन कर ले तो वो हमारे हरियाणा प्रदेश का अधिकारी हो जाएगा। शुक्रिया। अगर वो हरियाणा आईएएस कैडर से आएंगे तो ये किस बात की, मतलब ये देश को बांटने की ओर जा रहे हैं। मैं ये बात मानता हूँ। अरे बांट आप रहे हो 75 के नाम पर, आप अपनी जुत्ती और दूसरों के सर। मुझे नहीं, 75 के बाद 25 बचता भी तो है। तो बचता है तो आप ये बताओ ना, एचपीएससी का चेयरमैन किसी अधिकारी के लिए नहीं होता। ये सुखवंत जी के का नहीं है, कहीं संविधान में लिखा है कि ये कोई अधिकारी नहीं बन सकता? किसी संविधान में लिखा है क्या? आप हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला आपको जो चेयरमैन एचपीएससी का बन सके, जो इस योग्य होकर बन सके? प्रावधान है क्या? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या हरियाणा प्रदेश में आपको कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला क्या जो एचपीएससी का चेयरमैन बन सके? संविधान में प्रावधान है क्या इस चीज का कि नहीं हो सकता? मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो बताओ, आप ये कह दो। नहीं, हमने हरियाणा में हमें नहीं मिला। हरियाणा आप ये कहो आपके सवाल का वो जवाब दे रहे हैं कि अगर 75 के बाद हम 25 बाहर के किसी राज्य से दे रहे हैं तो क्या आपत्ति है? कहीं लिखा हुआ है कि नहीं दे सकते? अगर 75 हरियाणवी युवाओं को दे रहे हैं तो बाकी 25 बाहर के क्यों नहीं हो सकते? क्या आपत्ति है? अनामिका जी ये कह रहा हूँ, क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं आप क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं क्या सुखवंत सिंह? मैं ये कह रहा हूँ अनामिका जी, देखिए आपके 75 पर मैं अभी जैसे ही शांत होंगे ना और आप शांत होंगे, मैं दोबारा सवाल दाग दूंगी कि 75 पर क्या एक्शन प्लान है, जिसे लेकर वो अपने वोटर को समझ रहे हैं कि नाराज नहीं है। लेकिन 75 अगर हरियाणा के तो 25 बाहर के क्यों नहीं हो सकते? सुखवंत सिंह इनेलो को क्या प्रॉब्लम है? अनामिका जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्यों सवाल पूछ रहे हैं? मैं जवाब तो दूं मैं इस बात का, वो हमें इस बात की प्रॉब्लम है, ये बात माने कि हमें हरियाणा प्रदेश में एचपीएससी का चेयरमैन बनाने के लायक कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला और हमने संविधान में जो छूट दी गई है उसका हमने उपयोग करके बिहार के अधिकारी को बैठा दिया। 100% हरियाणवी युवा हो, बाहर से कोई ना आए, आप ये चाहते हैं? आप ये चाहते हैं अगर वो 99 हरियाणवी युवाओं को नौकरी दे दे, एक बार चले ले, फिर सवाल पूछ देंगे कोई नहीं मिला क्या? देखो अनामिका जी, क्षेत्रवाद की बात ना करें सर। मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा प्रदेश के संसाधनों पर हरियाणवी युवाओं का अधिकार। क्षेत्रवाद ना फैलाएं यहाँ पर, ठीक है? गुले साहब जवाब दीजिए। अनामिका जी हद करते हैं आप भी, क्षेत्रवाद मैं फैला रहा हूँ कि वो फैला रहे हैं? वो पूछ रहे हैं क्षेत्रवाद वो फैला रहे हैं कि हम फैला रहे हैं? कहाँ लिखा है कि 25% बाहर से नहीं हो सकते? क्यों नहीं दे सकते? हो सकते हैं तो फिर ये भी मानने ना कि 75% में नहीं मिला हमें योग्य व्यक्ति। हरियाणा प्रदेश में नहीं मिला योग्य व्यक्ति। आप उसमें बोलने नहीं दे रहे उनको, वो तो पूछ ही रही हूँ ना, मैंने खुद पूछा है ना उनसे सवाल। जी प्लीज। गुलिया साहब मैं आपके पास आ रही हूँ जवाब के लिए, एक छोटे से ब्रेक पर जाना पड़ रहा है, काफी देर से कमांड मिल रही थी, लेकिन क्षेत्रवाद पर जो अभी तक वोट के लिए नहीं पहुंचे हैं उनसे अपील है कि अपने मत का प्रयोग करें, मतदान करने जाएं, वोट डालने जाएं। ये परसेंटेज बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आपका एक एक वोट कीमती है, आप अपना प्रतिनिधि चुने, यह आज आपके लिए उत्सव का दिन है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए मतदान जारी, लोग पहुंच रहे हैं वोट के लिए। जो नहीं निकले अभी तक वो जाएं, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। अपील है वोट कीजिए। उपचुनाव में वोटिंग के लिए लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, खासकर युवा बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये महा कवरेज आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। सुबह 6:30 बजे से लगातार एक अरसे से बड़ौदा में डटा हुआ है हरियाणा न्यूज, हमारी टीम डटी हुई है। पल पल की अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अब तक 35% मतदान दर्ज किया गया। उपचुनाव में वोटिंग के लिए लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। ये उत्साह अगर आंकड़ों में तब्दील हो जाए तो फिर क्या कहने। तकरीबन 70% तक ये मतदान होगा, ऐसा अनुमान विश्लेषकों ने लगाया था। हम उनसे भी बात करेंगे, विशेषज्ञों से भी बात करेंगे।
कि केवल 70% ही क्यों, इस पर भी काफी एक लंबी बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। उत्साह जो है लोगों का, जो जोश है वो इन आंकड़ों में तब्दील हो जाए तो फिर क्या कहने। आप अपने प्रतिनिधि को जरूर चुने, इसके लिए आपको वोट डालना होगा। पोलिंग बूथों तक पहुंचिए, बहुत तैयारियां की हैं चुनाव आयोग ने। आप बहुत सेफ रहने वाले हैं, मास्क पहनकर जाइए, बस इतनी गुजारिश है, मास्क पहनकर जाइए, वोट डालिए। बड़ौदा में 1 बजे तक 35% मतदान हुआ है, 35% मतदान दर्ज किया गया। ये 1 से 1.5 के बीच के आंकड़े हैं। मतदान में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और दोपहर के बाद जैसे ही धूप खिलनी शुरू हुई, लोग पहले के मुकाबले ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। जो तस्वीरें अब तक लाइव पहुंच रही हैं उसमें महिलाएं अब ज्यादा निकल रही हैं। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। संजय, अभी तक महज 35% मतदान, हालांकि लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। आप तो वहां पर मौजूद है, आप हमें बेहतर बता पाएंगे आंकड़े इतने कम क्यों? क्या ये शाम होते होते और बढ़ने की उम्मीद है? जी बिल्कुल अनामी, कि जिस तरीके से मैं इस समय मौजूद हूँ अलोहना गांव में, जहां आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं काफी तादाद में यहाँ पहुंच रहे हैं। वोटर में जो उत्साह देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हैं काफी लोग हैं। महिलाओं की मैं खासतौर पे बात करूं, बुजुर्ग हो या फिर महिला हो, उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। युवा वर्ग के जो लोग हैं वो भी वोट डालने यहाँ मौजूद हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से अभी 35% जो मतदाता जो परसेंटेज पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं गति जरूर स्लो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से उपचुनाव में अनहोनी होने के हालात बनते हैं, कहीं ना कहीं संभावनाएं देखने को मिलती है, वो इस बार इस चुनाव में देखने को नहीं मिला। शांतिपूर्वक मतदाता अपना मत डाल रहे हैं और जो मत की पावर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं बात करूं, सुबह से सुचारू रूप से है। हालांकि बड़ौदा उपचुनाव में 20 ऐसे मतदाता केंद्र बनाए गए हैं जो संवेदनशील है, जहां पर खतरा है कि वहां झगड़ा हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो मुस्तैद है और काफी उनकी तरफ से पर्याप्त। चलिए, ईपी निकल गई थी शायद आपकी। इन युवाओं से बात कीजिए। एक भी चेहरा मुझे संजय नहीं दिख रहा जिस पर मास्क लगा हुआ। क्या कोविड-19 से डर नहीं लगता इनको? और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग ये लोग फॉलो कर रहे हैं, ग्रुप बना के खड़े हुए हैं। बात कीजिए, हमारा युवा अगर जागरूक नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा सर? फिर मैं कोरोना अपडेट की जब बुलेटिन दूंगी तो वहां पे मामले बढ़े हुए मिलेंगे। जी बिल्कुल रामी, कि जिस तरीके से मैं बात करूं, जितने भी युवा हैं या फिर जितने भी अन्य लोग हैं बिना मास्क के वो जो मौजूद हैं, तो उसका साफ तौर पे यही है। मैं इनसे जरूर बात करना चाहूंगा। सब एक तरफ तो कोरोना की महामारी पूरे विश्व में है, दूसरी तरफ आप बिना मास्क के यहाँ खड़े जितने भी लोग, यहाँ पे कोई कोरोना नहीं है जी, ये फद्दू बनाने वाली सरकार है। बस कोई कोरोना नहीं है जी, यहाँ पे कोई कोरोना नहीं है। ये पैसे छापते हैं वो करते हैं, कोई कोरोना नहीं है जी यहाँ पे। भाई अभी आपने एकदम रुमाल लगाया? नहीं, मैं पहले से ही था। हाँ। हम सहमत डर नहीं है के साथ? नहीं, कोरोना का तो डर है ही जी। नाम बता दीजिए। रमेश भाई। तो रमेश जी, मास्क का कोरोना की महामारी चल रही है, आप मास्क आप नहीं लगा रहे? लगाते हैं ना ये, अरे इसका कुछ नहीं है यार, ये फंड वाली बात है। हमारा लोकल एरिया में कोरोना नहीं होती। तो अनामिका, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो यहाँ जो है ये मास्क लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग की मैं बात करूं उनकी तरफ से या फिर जिला प्रशासन की मैं बात करूं उनकी तरफ से अंदर एक व्यवस्था की गई है कि आप जैसे ही वोट डालने के लिए अंदर जाएंगे, बूथ तक पहुंचेंगे, तो उससे पहले ही आपको सैनिटाइजर आपको मिलेगा, साथ ही साथ एक मास्क की उन्होंने और एक ग्लव्स की व्यवस्था की गई है कि आप अंदर जैसे एंटर करेंगे सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके बाद जो वोटिंग केंद्र है वहाँ बेहतरीन व्यवस्था है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग आयोग की तरफ से संजय, ये बेहतरीन व्यवस्था है कि भीतर मास्क दिया जा रहा है, लेकिन बाहर लोगों को सुनकर मैं हैरान हूँ जिन्होंने अपने आप ही डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ कोई कोरोना नहीं है। हम रोजाना कोरोना अपडेट दिखा रहे हैं, बड़ौदा अछूता नहीं है कि यहाँ कोई कोरोना नहीं है। ना ही चुनाव आयोग बेवकूफ है जो भीतर मास्क बांट रहा है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्री के ऐलान का भी इन्होंने इंतजार यहाँ पर नहीं किया। कोरोना को लेकर अभी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे। इनसे पूछिए कि अपने आप ही इस तरह से अगर ये लोग मान लेंगे कि यहाँ कोरोना नहीं है, भगवान करे, ईश्वर करे इनके जीवा पे सरस्वती हो, लेकिन अपने आप ही ये मान लेंगे कि कोरोना नहीं है, तो ये तो लापरवाही की हद हो गई। मैं चाहूंगी कुछ और युवाओं से आप बात करें।
जी बिल्कुल ना, मैं बात जरूर करूंगा। जिस तरीके से अभी भी क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने भी एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी काफी संवेदनशील मुद्दा इसको बताया था कि भाई आप मास्क वगैरह लगा के निकले, लेकिन अभी भी आप खड़े हैं बिना मास्क। क्या हो गया फिर भाई? कोई दिक्कत ना, कोई ना कुछ ना कोरोना कराना, कितने कुछ कोरोना रहना रह गई, खत्म हो गया कोरोना। तो आपने डिक्लेयर कर दिया? डिक्लेयर तो भाई सब बना के रखा है। हाँ। कोरोना कुछ नहीं है, ये तो ड्रामेबाजी चल रही है। पता है क्या है, जो हम खाना बनाते हैं उसमें देश खाना खावाई भी, इलेक्शन में 5-5, 10-10 हजार आदमी ने खाना खाया है। ये मशीना पहली पसंद कौन है? वोट डाला इन्होंने? ये सरकार बकवास, वोट डाला इन्होंने, किसे जिता रहे हैं? मैं इस कोरोना कुछ नहीं मानता। वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। किसको जिता रहे, किस आधार पे वोट करें? हम तो भालू ने जितावांगे, भालू ने। वोट कर दिया भाई साहब आपने? भाई मेरा वोट नहीं है। अच्छा भाऊ जी, नाम बता दीजिए। शमशेर सिंह नाम है मेरा। किस आधार पे आज वोट करें? हुड्डा साहब ने इस हल्के का पूरा ख्याल रखा था, पूरा काम किया था हल्के में। कितने गिनाऊं बोलो? पूरे गांव की गलियां की पक्की, स्टेडियम, रोड किसी ने नहीं मांगे थे, हर गांव के साथ में लिंक हुड्डा साहब ने किया। समझे? तम्बल सड़कें हैं, खानपुर यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा विकास के नाम पे वोट कर। रेलवे कोच फैक्ट्री लाए थे, वो ले गया वाराणसी में। विकास के नाम पे वोट। हाँ, विकास के नाम। हुड्डा साहब ने विकास कराया था 80%। ऐसे बढ़ते रहे, किस आधार पे वोट कर रहे हैं? हम हुड्डा की तरफ गए, हमारे पूरे काम कराए जी, बहुत वो करी जी। और 15 तो हमारे में लगाए हैं, ये पावर से वो लगाए जी, बहुत बढ़िया काम किया। वोट डाला, सभी लोग आ गए। भाई विकास पर गिर रहे हैं वोट। हुड्डा साहब नाड़ा विकास कराया पूरा का पूरा। ये खट्टर सरकार ने तो कुछ नहीं कराया। पूरे परिवार ने वोट डाला? इसने कुछ नहीं कराया भाई, सिर्फ आपस में पूरे परिवार के साथ वोट करें। जो लोग अभी नहीं है उनको भी जागरूक कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी बिल्कुल, आपने तो वोट गिरवावा, जो भाई रह रहा है अपन गया और कुछ उसने भी आड़े लिया सारा अपने गिरवावा, आपने उसने विकास कराया क्या हुड्डा ने भाई। इस उसका तकरीबन हुड्डा ही बचा रहा है। हाँ, 4,500 रुपये भी किया कर दी हुड्डा राज में जीरी, आज 1400 रुपये पिट रहा है। ब्रांड माटी कर रखी है किसान की। हाँ जी, नुकसान है हर किला है, 20,000 का नुकसान है जी। हम इन्हें मार के भेज दिए बेटी, तो हमने कहा मर जाएगी। तो जिस तरीके से लोगों में एक पीड़ा भी है, सरकार के से जो लोग हैं वो नाराज भी हैं, हुड्डा के गुणगान जरूर गा रहे हैं। जिस तरीके से, क्योंकि मैं बात करूं पिछले 3 योजनाओं में जो कांग्रेस के विधायक यहाँ से महिला वोटर से अगर आप बात कर सके, क्या परिवार के मुखिया के कहने पर वोट डाल रही हैं या अपना वोट डाल रही हैं? कुछ युवाओं से, युवा सोच अलग है। अभी जैसी कोई महिला आएंगी तो उनसे जरूर जी बिल्कुल नामी कि जिस तरीके से मैं बात करूं, जो यहाँ की बात है, जो अभी युवा मेरे साथ जुड़े थे उन्होंने साफ तौर पे युवाओं को एक जोश भी है और साथ ही साथ वो कांग्रेस पार्टी से काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा का एक जगह जिक्र किया गया, युवा सांसद थे, इनके खेल स्टेडियम की मैं बात कर लूं या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर लूं, एजुकेशन सिस्टम की बात कर लूं, तो काफी उनसे खुश नजर आ रहे थे। और जिस तरीके से कांग्रेस उम्मीदवार की पक्ष में यहाँ वोट डाल रहे हैं, जिस तरीके से मैंने अभी लोगों से बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पे यही कहा है कि जो कांग्रेस कैंडिडेट है वो काफी मजबूत यहाँ देखने को मिलता है। और जो कुछ लोग हैं, नाम बताइए भाई। रामिर भाई, किस आधार पे वोट कर रहे हैं? भाई योग्यता के आधार पर, उस पर जो कामयाबी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से काफी मदद से विजय हुआ। पूरे परिवार ने वोट कर दिया? पूरे परिवार ने भूपेंद्र हुड्डा के। तो आपने देखा ना कि जिस तरीके का माहौल है, लोग एक तरफा वोट जरूर कर रहे हैं, लेकिन आने ये सारी चीजें गर्भ में आने वाली 10 तारीख को जब हुलाना से आप रिपोर्ट कर रहे हैं संजय, और यहाँ पर कांग्रेस के फेवर में ज्यादा वोट डालते हुए दिख रहे हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं। एक भी ऐसा नाम जितनों से अभी आपने बात की, उन्होंने किसी और पार्टी का नाम नहीं लिया, वो सब भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं। खैर, मैं आ जाती हूँ पोलिंग बूथों पर। किस तरह से मतदान हो रहा है? सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से है? कहीं पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी की तो खबर नहीं थी। जो सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई थी वो कैसा काम कर रहे हैं? हमने सवाल पूछा, लोगों ने कहा नहीं है कोरोना, लेकिन क्या पुलिस पूछ रही है कि मास्क कहाँ है आपका? जाइए पहले मास्क पहन कर आइए।
बिल्कुल अनामिका, सबसे पहले मैं पोलिंग बूथ की बात करूं, सुचारू रूप से आज सुबह 7 बजे जब चुनाव स्टार्ट हुआ, जब वोट डालनी स्टार्ट हुई, तो तमाम जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल के अपना मत डालने आए और शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है। अभी की मैं बात करूं करीबन 35% जो है वो पड़ चुके हैं और 1,84,000 टोटल वोट हैं। 280 यहाँ बूथ बनाए गए हैं जिसपे की वोटिंग जारी है। हालांकि कुछ जगह कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा, जिस तरीके से ईवीएम जो मशीन है उसमें तकनीकी कोई खराबी आ गई, जिसके कारण कुछ वोट परसेंट काफी स्लो भी हुआ है। लेकिन अभी हम बात करें, करंट की बात करें, तमाम जो पोलिंग बूथ है वहां वोट डल रही है और साथ ही साथ पुलिस के द्वारा काफी सख्ताई यहाँ की गई है। बिना मास्क के अंदर नहीं जाने दिए जा रहे। जब तक आपके पास मास्क, सैनिटाइजर या फिर हैंड ग्लव्स नहीं होंगे तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे। तो ये भी इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो अभी भी अवेयर नहीं है, वो डर नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की सख्ती है वो इनको झेलनी पड़ रही है। एक बार कैमरा घुमाकर अगर आप मुझे सुरक्षा व्यवस्था वहां पर दिखा दें कि जितनी बात जो कही गई थी, जो प्रोमिसेस करे गए थे कि हम इतनी तैनाती कर रहे हैं, एक बार दिखा दीजिए जरा कैसे किलेबंदी हुई है वहां पर। जी बिल्कुल अनामिका, मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को मैं जरूर कहूंगा कि क्या जो पुलिस की व्यवस्था है, कि क्योंकि बाहर से पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी बुलाई गई। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि महिलाएं भी वोट डालने जा रही है। पहले मैं अनामिका इनसे भी जरूर बात कर लूंगा और अंदर जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं तो काफी लोग भी हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जब तक जिला प्रशासन मुस्तैद है तो किसी भी प्रकार की अनहोनी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। यही कारण है कि उपचुनाव में तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। काफी महिला भी वोट डालने आई है। आपने किस आधार पर? थोड़ा पुलिस वालों की तरफ कैमरा मोड़िए, कैमरा मोड़िए पुलिस वालों की तरफ। एक भी मास्क नहीं दिखा मुझे। वोटर भाई खूब है, वोट डाल दी। किस आधार पे वोट डाल रहे हैं? जहाँ भाई साहब कह रहे वही वोट डाल रहे हो? हाँ। अच्छा, तो अनामिका महिलाओं का तो साफ तौर पे कि जहां परिवार के सदस्य उनको कह रहे हैं कि वो वही वोट डाल रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि जो पुलिस के अधिकारी हैं फिर जवान हैं वो भी यहाँ काफी मुस्तैद हैं कि भी किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। नाम बता दीजिए। सोना देवी। सोना जी, वोट डाल दी? हाँ जी। किस आधार पे आज वोट करके? अच्छे के लिए, कोई कामयाब हो जाए इसलिए। पूरे परिवार ने वोट डाली? हाँ जी। पति के कहने पे वोट डाली या अपनी मर्जी? अपनी मर्जी से। अच्छा, ये बढ़िया, तो ये कुछ बहुत महिलाएं बात जो निकल कर आई, बिल्कुल संजय। बलबूते पे अपने दम पे जरा पुलिस की तरफ परिवार से हटके वोट, क्योंकि एक अच्छाई के लिए अपने आवाज मिल रही है, पुलिस की तरफ कैमरा मोड़िए, उनसे बात कीजिए। सुरक्षा के लिए तैनात हैं, उन्होंने खुद मास्क नहीं पहना हुआ, लोगों को रोक रहे हैं क्या जो बिना मास्क के वहां जा रहे हैं? पूछिए इनसे। बिल्कुल, जिस तरीके से सब काफी लोग आपके सामने, कोरोना के एक तरफ से सरकार की काफी हिदायत दिए गए कि बिना मास्क, सैनिटाइजर के आप, और आपके सामने कितने सारे लोग हैं, क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? हाँ, जो अगर मास्क इन्होंने अभी मास्क लगा लिया है, इनके बाकी के स्टाफ ने अभी भी नहीं पहना हुआ है। सैनिटाइजर भी, मास्क भी, और ये दस्ताने, ग्लव्स, और बहुत भी आपके सामने काफी लोग हैं आपके साथ के उनके पास भी मास्क नहीं। हाँ, इनको हमें जैसे ये नहीं ला रहे तो जो वोटर है उसको यहाँ से दिलवा लेते हैं अंदर से। सरकारी बड़ी खबर इस बीच पहुंचा रहे हैं, मिलॉट न्यूज संजय बने रहिए, बात करते रहिए। एक बड़ी खबर इस बीच पहुंचा रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज देखे, बड़ी खबर। बड़ौदा उपचुनाव के लिए मतदान जारी, इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। 3 बजे तक 46.23% मतदान दर्ज किया गया। एकाएक उछला है ये। उपचुनाव में वोटिंग के लिए लोगों में उत्साह 35 से आगे बढ़कर 46.23% तक यह मतदान जा पहुंचा है। 1 बजे से 1:30 बजे के बीच का 35% था आंकड़ा, जो 3 बजे तक 46.23% जा पहुंचा है। बहुत जल्दी ये और आगे बढ़ेगा और 50% को क्रॉस कर जाएगा। उम्मीद है शाम 6 बजे तक वोट डाले जाने हैं। एक बार फिर संजय मैं आपके पास लौट रही हूँ। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या देख रहे हैं? आप पुलिस वालों से बात कर रहे थे संजय, बातचीत को आगे बढ़ाएं।
जी बिल्कुल हमें कि जिस तरीके से अभी मैं पुलिस के जो अधिकारी हैं और जो कर्मी उनसे मैंने बात की, साफ तौर पे प्रशासन की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर काफी दूर दूर बूथ जरूर बनाए हैं। एक और पुलिस के अधिकारी मेरे साथ है, मैं उनसे भी बात करूंगा। नाम बता दीजिए। संजीव जी आप भी बताइए, जिस तरीके से अभी भी काफी लोग हैं, काफी दिक्कतें उनको हो रही है, सरकार के भी आदेश है कि बिना मास्क के नहीं, लेकिन अभी भी काफी लोग जा रहे हैं। हाँ, बस कुछ जो थोड़ी बहुत लापरवाही बरत रहे हैं उनको हम यहाँ से अंदर बूथ के ऊपर जाने से पहले प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेशल ड्यूटी लगी हुई है मास्क देने के लिए, प्लस सैनिटाइजर देने के लिए, ठीक है, और ग्लव्स, सारी चीज प्रोवाइड सरकार करा रही है। हर सावधानी सरकार बरत रही है। अच्छे से प्रशासन हमारे बाला तरफ सरान, एसपी साहब, डीसी साहब सारे अपने अभी ये सभी पुलिसकर्मी बिना मास्क के यहाँ बैठे थे, कैमरे में वो कैप्चर हुए हैं। ये किसी को रोक क्यों नहीं रहे, ये पूछ क्यों नहीं रहे कि आपका मास्क कहाँ है? जी सबसे पहली चीज है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कितने यहाँ बूथ हैं, सुबह से कोई अनहोनी या कितने स्टाफ आपके यहाँ लगा? हमारे यहाँ सर बिल्कुल बूथ है, जैसे 151, 52, 53, 54 ए अलग हैं और ये सोशल डिस्टेंस की वजह अलग अलग बूथ बनाए गए हैं। जैसे 151 अलग, 151 ए अलग, 152 अलग, 152 ए अलग, ठीक है, चम्मन तक 4 बूथ इधर हैं, 4 इधर, 8 बूथ हैं सर यहाँ। और बहुत ठीक यहाँ चल रहा है मैनेजिंग, बहुत बढ़िया सुबह से, और ऐसी कोई बात देखने को नहीं आई। छोटी मोटी कोई इधर उधर लापरवाही करता है तो प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है। तो अभी भी देखो आपके सामने, क्या इनके खिलाफ आप या फिर आपकी टीम के जो लोग हैं वो कोई भी इनसे कोई पूछताछ नहीं करे कि आप बिना मास्क के हैं? अभी भी काफी लोग निकल के आ रहे हैं, आप उधर इनको मास्क के लिए पूछते? हाँ, इनको पूछते रहो भैया, ठीक है, पूछेंगे सर, और पूछ भी रहे हैं। और एक आधा कोई जैसे गांव का माहौल है ना, ज्यादातर हम इनसे उलझ नहीं रहे, क्योंकि शांति का माहौल बनाने के लिए भी जरूरी है। इनको ज्यादा हमें वो करेंगे तो थोड़ा ये कई गांव का माहौल है, थोड़ा ऐसे ऊंची वो कर देते थोड़ा। चलिए ठीक है संजय, कुछ और लोगों से अगर आप बात कर सके जो वोट डाल के निकल रहे हैं, उनमें कितना उत्साह आप देख रहे हैं? उन्होंने आज अपने वोट का इस्तेमाल करा, जिन्होंने पहली दफा वोट किया, ऐसे वोटर्स भी आपको यहाँ पर टकरा रहे होंगे, आपसे मिल रहे होंगे। जरा उनसे बात करें, किसे पसंद कर रहे हैं? अभी तक तो कांग्रेस 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 चल रहा था, क्या कुछ वोट दूसरे पाले में जाते हुए आपको दिख रहा है? कुछ और लोगों से अगर आप बात करके आप तक पहुंचा सके। जी बिल्कुल, अनामी के कुछ लोग आ रहे हैं अभी मतदान करके। बाबू जी नाम बता दीजिए। किस आधार पे वोट किया? किस आधार पे वोट किया? मैं यूँ काम बढ़िया करेंगे। हाँ जी। बाबू जी नाम बता दीजिए। किसको वोट दिया? दिया है जिसको बढ़िया काम करे। जहाँ अंकल ने कहीं वही वोट डाले? हाँ। या अपनी मर्जी से डाल के आए? नाम तो अपनी मर्जी से डाल रहा है, किसी को अपनी मर्जी से। अंकल की तो नहीं मानी? नहीं ना, हम किसी की नहीं मानी। तो हमें का अपनी मर्जी से जो महिला है वो अपनी मर्जी से वोट डाल रहे, क्योंकि गांव का माहौल है जहां परिवार के जो अन्य सदस्य वोट डालते हैं वहीं पर महिला वोट डालती हैं। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि इस एज में भी उनको साफ तौर पे यही कहना है कि अपनी मर्जी से, किसी के दबाव में नहीं, और इंडिपेंडेंट वो वोट डाल के आई है। जहां उनका मन करा वहां उन्होंने वोट डाला। नहीं, गाँव में अक्सर देखने को मिलता है जहाँ परिवार के अन्य सदस्य वोट डालते हैं वहां महिलाओं को झुकाव उसी तरफ होता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय, बात करते रहिए, ऐसे ही लौट कर आती रहूंगी अपडेट के लिए। महा कवरेज देख रही है हमारी आवाम, हमारे दर्शक। हरियाणा न्यूज पर लगातार आप बड़ौदा उपचुनाव का ये महा कवरेज सुबह 6:30 बजे से लगातार देख रहे हैं, और शाम 6 बजे तक जो वोट डाले जाने हैं, एक एक सेकंड का अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे हमारी इस टीम के जरिए। बहुत शुक्रिया संजय राठौर, नजर बनाए रखे। पैनल के पास लौट रही हूँ, सुखवंत सिंह है हमारे साथ इनेलो से, और विजेंद्र नेहरा लगातार बने हुए हैं। नेहरा साहब, आपने सुना औलाना गांव में कांग्रेस 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 हो रही है? ये अनामिका जी, मुझे तो पुराने अनुभव एक बार ध्यान आ रहा है। जब जींद का चुनाव चल रहा था उस समय भी इसी तरह से हम लोग डिबेट में बैठे थे, और जब वहां पे पत्रकार काफी जाते थे, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ अनामिका जी, भारतीय जनता पार्टी का वोटर शांत रहता है, और जो बाकी पार्टियों के वोटर है वो बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा अपनी बात को कहता है। वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर साइलेंट रह के वोट करता है, वो सिर्फ वोट की चोट से ही अपना काम करता है, वो कहता नहीं है, वो अपने वोट डाल के चुप निकल जाता है। और देखिए, अभी से मैं आपको बताना चाहूंगा जिम्मेदारी से कि कांग्रेसियों ने तो ईवीएम का रोना अभी से रोना शुरू कर दिया है। जो यहाँ पे वोटर की जो मशीन है,
जिसमें वो स्लिप निकल रही है, ये उसी को ईवीएम मान के ना उसका अभी से मैं अभी सोशल मीडिया देख रहा था, बीच में टाइम मिल गया मुझे, तो वहां पे डाला हुआ है कि कांग्रेसियों ने तो ईवीएम का बहाना भी बनाना शुरू कर दिया। तो ये तो एक तरफ तो इस तरह की बातें कर रहे हैं अनामिका जी, एक तरफ ईवीएम का बहाना बना के हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अनामिका जी कभी कोई चुनाव लूज भी करती है तो बड़ी जिम्मेदारी से हम उस हार की समीक्षा करते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष हो, जब भी हारता है तो ईवीएम को दोष देता है। अब मैं आपको पूछना चाहूंगा अनामिका जी, इनको पूछना चाहूंगा कांग्रेस वालों को कि जब अभी देखिए पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, अभी कांग्रेस का कोई है नहीं सर पैनल पे। मैं इस सवाल के लिए आपके पास बाद में आ जाऊंगी। जोड़ रहे हैं हम, लगातार थक गए थे शायद, लगातार बने हुए हैं। अनामिका जी मैं वही कह रहा था कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ हुई है वहां पर ये ईवीएम को ठीक बताते हैं, लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ईवीएम, आप देखिए हम अगर बड़ौदा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी तो निश्चित रूप से इन्होंने जो अभी बहाना शुरू कर दिया है बनाना, भी तो पूरी वोटिंग भी नहीं हुई है, इनको अपनी हार दिखने लगी है। और देखिए एक जगह 2-4 लोगों से पूछने से नहीं है अनामिका जी, जिसमें रिजल्ट आएगा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, हम लोग दिवाली मनाएंगे और विपक्ष का दिवाला निकल जाएगा। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मेरे साथी प्रवक्ता यहाँ कांग्रेस वाले ढूंढे नहीं मिलेंगे, जैसे आज वो गायब हो गए, आज उनको हार दिख रही है इसीलिए गायब हुए हैं वो। नहीं तो आपका चैनल एक प्रतिष्ठित चैनल है और यहाँ बैठ के उनको अपने बात रखनी चाहिए थी, लेकिन उनको पता है जनता जनार्दन पर छोड़ दीजिए कि किसकी मनेगी दिवाली और किसके हाथ रहेंगे खाली। अभी तो खैर विपक्ष के नाम पर हमारे साथ सुखवंत सिंह इनेलो की तरफ से यहाँ पर बैठे हुए, किसका दिवाला निकल रहा है सुखवंत सिंह जी? निश्चित रूप से बीजेपी का दिवाला निकल रहा है अनामिका जी। हाँ। और अभी विजेंद्र नेहरा जी कह रहे थे कि ईवीएम पे सवाल उठाएंगे। अरे नेहरा साहब, पूरे चुनाव आयोग पे ही सवाल है। ईवीएम तो उसका एक छोटी, उसकी प्रक्रिया का एक छोटा हिस्सा है। क्या जो मैंने आपसे सवाल पूछा था आप उस पे नहीं आए। मैंने सवाल ये पूछा था कि रबड़ा गांव की जो घटना हुई उसके ऊपर आप चुनाव आयोग की कोई कमी नहीं मानते क्या? वहां के प्रशासन, आपने जवाब नहीं दिया। वहां के प्रशासन की कोई गलती नहीं मानते हो क्या? कल तीर्थ राणा का साफ नाम पर मदीना गांव में रात को पकड़े हैं लोगों ने, वो वीडियो है, वो पूरे सोशल मीडिया पे है, मीडिया के पास है। वो सवाल नहीं है क्या? ये सब सारी चीजें बिल्कुल निश्चित रूप से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग बीजेपी को बेनिफिट दे रहा है और उसमें आप ईवीएम को जस्टिफाई करने की बात कर रहे हैं। मैं खैर उस पर सवाल नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पूरा चुनाव आयोग ही संदेह के घेरे में है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक भी ऐसी संस्था नहीं छोड़ी, जो ऑटोनॉमस एक भी ऐसी संस्था बीजेपी नहीं छोड़ी जिसका दुरुपयोग ना किया हो, और चुनाव आयोग भी उसी में है नामिका। सर ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर हम चुनाव आयोग को हम पता है वैश्विक स्तर पर अपने देश की किरकिरी करने वाली बात कर देते हैं जब हम चुनाव आयोग को क्वेश्चन करते हैं। आप घटना को लेकर अनामिका जी वैश्विक स्तर की क्या बात है? नहीं सर, आप चुनाव आयोग की किरकिरी कर रहे हैं सर, ये लोकतंत्र। मैं तो आपको घटना बता रहा हूँ। नहीं, लोकतंत्र की अपनी जो बातें हैं वो क्यों ना बताई जाए, क्यों ना दुरुपयोग जो बीजेपी कर रहा है उसको बताया जाए। आप घटना को लेकर सवाल पूछे, आपके सवाल का जवाब भी मैं लूंगी, लेकिन सर इस तरह से हम किरकिरी नहीं करा सकते। मैं बता रहा हूँ नहीं, दोनों घटनाओं पर पहले जवाब दे दीजिए। अनामिका जी, हम दूध का पाबंद भी नहीं लगा सकते। 2 बार पूछ चुके दोनों घटनाओं पर जवाब। अनामिका जी देखिए मैं बताता हूँ, पहली बात तो सुखवंत जी को ध्यान होना चाहिए कि इनेलो वालों के अंदर एक यही तो समस्या थी, इसीलिए तो जनता ने 15-20 साल से रिजेक्ट करके इनको बाहर कर दिया जनता से। ये लोग क्या करते हैं अनामिका जी, खुद ही वकील बन जाते हैं, खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही फैसला सुना देते हैं। अब इन्होंने बैठ के यहाँ पे खुद ही बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के थे और अपने आप को क्लीन चिट देके इन्होंने ये घोषणा कर दी कि वो कैसे कैसे हुआ है। अरे सुखवंत जी, कानून व्यवस्था है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। आप बताओ कैसे हुआ है फिर? आप सुन लीजिए, आप बताओ रबड़ा में क्या हुआ फिर? अब आपके बीच में मैं नहीं बोला था, आप बीच में बोला था क्या मैं? ठीक है देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा सुखवंत जी कि आज कानून का राज है, भारतीय जनता पार्टी का राज है, गुंडा राज नहीं है कि कोई भी कुछ भी कर देगा, कंपनियों के सामने गड्ढे खुदवा देगा, हफ्ता वसूली होगी, किडनैपिंग होगी, मर्डर हो जाएगा और कोई कुछ नहीं करेगा। इनेलो का गुंडा राज नहीं है। आज भाजपा तो शासन है, आज ईमानदार सरकार का राज है, मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, हमारे जी मेहनत से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और देखिए आज चुनाव आयोग का जो विषय है अनामिका जी, आपने बहुत गंभीर और बहुत गंभीर विषय उठाया है। ये लोग देखिए, पता है कि पिछली बार इनको 3145 वोट मिली थी, इस बार उसमें से 3000 गायब हो जाएंगी तो वो 145 वोट बचनी है इनकी। इसलिए जब वोट दिख रही है इनको तो ये तो बहाने पहले से ढूंढेंगे। ये तो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, धीरे धीरे ईवीएम पे आएंगे, फिर ये तरह तरह के बहाने। देखिए आदमी जब हारता है अनामिका जी, जब कोई आदमी हारता है तो हार के बाद वो एक ही काम करता है, गाली गलौज करता है, दोषारोपण करता है, आरोप लगाता है।
इनको पता है इनकी जमानत कई बार जब्त होने वाली चुनाव में। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, इनकी इतनी बुरी हालत होने वाली है कि ये 10 तारीख को यहाँ बैठेंगे नहीं कोई नंदो वाले। आपकी बात का जवाब मैं इनसे ले लूंगी, मैं इनसे आपकी बात का जवाब ले लूंगी। ठीक है, ऐसे इसी विंडो के साथ लौटेंगे सर, लेकिन रेडाना गांव की तरफ रुख करना होगा। हमारे दर्शक जो टीवी स्क्रीन के उस पार बैठे हैं, आप सभी को सुनने के साथ साथ वो चाहते हैं कि हम वोटिंग परसेंटेज भी दिखाते रहे। रेडाना से हमारे संवाददाता जगमेश जुड़े हैं, वहां का हालिया अपडेट लिए, किस तरह से वोट डाले जा रहे हैं, सब कुछ शांति प्रिय है वहां पर। जगमेश। बिल्कुल अनामिका, मैं बता रहा हूँ रेडाना गांव के जो मेन स्कूल और यहाँ पे करीबन 4 बूथ बने हुए यहाँ पे मौजूद है। सुबह से वोटिंग चल रही है, सुबह 10 बजे तक अच्छी खासी वोटिंग थी और 10 बजे से लेकर 1 बजे तक वोटिंग में थोड़ी धीमी गति आई। अब 2 बजे के बाद फिर लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे बिल्कुल शांति से मतदान चल रहा है। पुलिस की पीसीआर की बात की जाए तो सुबह से ही यहाँ पर 2-2 पीसीआर मौजूद है। चारों तरफ पुलिस नाके लगाकर मौजूद खड़ी हुई है, किसी भी लोगों को बिना किसी आईडी के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। बिल्कुल, पुलिस व्यवस्था थोड़ा दिखा दीजिए, सुरक्षा के लेयर कितने हैं, पैरामिलिट्री की टुकड़ी यहाँ पर भी मौजूद है क्या, महिलाएं कितनी संख्या में निकलकर वहां पर पहुंच रही है, युवाओं में किस तरह का जोश है। कुछ लोगों से अगर बातचीत करके उनके जोश को आप स्क्रीन तक पहुंचाने का काम करें जगमेश। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे पुलिस कर्मचारी मौजूद है और किसी भी व्यक्ति को बिना जांच के ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे। सुबह से ये लोग गेट के बाहर खड़े हैं, इसके अंदर फिर स्कूल की गेट की शुरुआत होती है, वहाँ पर भी पुलिस कर्मचारी मौजूद है। जगमेश, कुछ लोगों से अगर आप बात कर सके, कौन है इनकी पहली पसंद, किसको वोट डालने गए हैं या किसको वोट डाल के निकल रहे हैं, कुछ लोगों से बातचीत आप स्क्रीन तक अगर पहुंचा सके जगमेश। बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ, अगर हमें कोई मिलता है तो क्या लोग कम संख्या में पहुंच रहे हैं। पसंद रहेगी, एक साथी आ रहे हैं, हम उनसे मैं बिल्कुल पूछता हूँ, आप लोगों ने वोट डाला है, आप लोग क्या सोच के वोट डाल रहे हैं और आप लोगों की क्या पसंद रहेगी वोट डालते हैं, किस आधार पर वोट डाला है, पूछिए। क्या सोच के वोट डालते हैं आप? हमारे प्रत्याशी को जिताना है। कौन है आपका प्रत्याशी? बिल्कुल लोगों की सोच है कि हमारे प्रत्याशी, आपका प्रत्याशी कौन है? इंदुराज नरवाल। बिल्कुल ये लोग इंदुराज नरवाल की बात कर रहे हैं, इसी गांव के वो कैंडिडेट हैं, इसी गांव का वो जन्म है उनका, जो आगे प्रत्याशी है। बिल्कुल, महिलाओं को भी आप देख रहे हैं क्या वोट डालते हुए जगमेश। ऐसे पूछते रहिए थोड़ा, मैं चाहती हूँ कि केवल इंदुराज नरवाल या फिर जोगिंदर मलिक की भी यहाँ बात हो रही है, योगेश्वर दत्त की भी यहाँ पर बातचीत हो रही है। आपने क्या सोच के वोट डाला, क्या सोच के आपके मन में था कि हम किसको जिताएंगे, क्या सोच के वोट डालते आप लोग? किसी अच्छे नेता को जिताएंगे। महिलाओं से आप पूछे कि परिवार के मुखिया के कहने पर वोट डाल रही है या अपनी पसंद को वोट डाल रही है। बनाओ ये लोग जो ग्रामीण है वो लोग कुछ कैमरे नाराज हो गया है, इसलिए वो लोग पुलिस प्रशासन यहाँ पे सुबह से ही लगा हुआ है, लोगों को अंदर जाने से रोकते हैं जो लोग बिना वोट डालने वाले हैं। जगमेश, क्या महिलाओं से बात नहीं करने दिया जा रहा या वो खुद आगे बढ़ गई हैं, जल्दबाजी में हैं? वजह क्या है कि महिलाओं से सवाल नहीं लिया जा पा रहा? बिल्कुल महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। महिलाएं, एक तो यहाँ की जो हिचक होती है महिलाओं के अंदर कि वो खुल के नहीं बात कर पाती, और दूसरा वो लोग कहते हैं कि हमें काम का समय, हमें बात ज्यादा नहीं करनी। चले कोई बात नहीं, कुछ और वोटर्स के पास अगर आप हमें लेकर चले, उनसे बात करके हम तक पहुंचाएं कि कौन है उनकी पहली पसंद, किसे वो वोट डालने जा रहे हैं या वोट डाल के निकल रहे हैं, किस आधार पर वोट डाल रहे हैं। अगर आप कैमरा घुमाते हुए हमें वहां की तस्वीरें दिखाते हुए अगर चाहे तो आप हम तक चीजें पहुंचा सकते हैं जगमेश। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, अगर हमें कोई साथी मिलता है तो, क्योंकि हम इस वक्त स्कूल कैंपस के अंदर खड़े हैं जहां पे बूथ बने हुए हैं और इसके बाहर यहाँ करीबन 100 से 200 मीटर दूरी पर लोगों को रोक दिया जाता है। कोशिश करते हैं अगर हमें कोई मिलता है बाहर तो उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार की उनकी पसंद है। कुछ युवा यहाँ पे बैठे दिखाई दे रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर वो लोग चाहते क्या हैं, क्या सोचकर वो लोग वोट डाल रहे हैं आज, और ऐसा कौन सा भविष्य उनको नजर आता है। बिल्कुल आप लोगों ने वोट डाला? बिल्कुल हमारे साथ एक युवा है,
आप लोगों की क्या सोच थी, आप लोग जो वोट डाल के आए? हमारी सोच ये है भूपेंद्र हुड्डा को मजबूत करना है, हमारे प्रत्याशी इंदुराज नरवाल बालू को विजयी बनाना है, कम से कम भी 40,000 मतों से। आपके गाँव? हाँ जी बिल्कुल, ये इसी गांव के युवा हैं, उनका कहना है कि हम अपने गांव का जो कैंडिडेट है उसको जिताना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे वोट डालने आए हैं। चले, बहुत शुक्रिया, बातचीत ऐसे ही जारी रखिए, मैं लौट कर आती रहूंगी अपडेट के लिए। पैनल के पास मैं वापस लौट रही हूँ। सुखवंत सिंह की बातों का आप जवाब दे रहे थे विजेंद्र नेहरा, अपनी बात आप पूरी कर चुके, तो मैं प्रतिक्रिया लूं उनसे या कुछ कहना बाकी रह गया है? अनामिका जी, मेरा थोड़ा रह गया था। हाँ, बोलिए। अनामिका जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि पूरी दुनिया भारत की चुनाव प्रक्रिया और हमारे चुनाव आयोग की तारीफ करती है। दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्रों में भारत की गिनती होती है। ऐसी चुनाव ये लोग सवाल उठा रहे हैं, तो इनको सोचना चाहिए, बहुत गंभीर विषय है। और ऐसे ही लोगों मैंने उनको टोक दिया था और वो वहाँ पर रुक गए थे। बेसिकली वो 2 घटनाओं पर आपसे जवाब चाह रहे हैं सर। अनामिका जी, 2 घटनाओं के पीछे पूरे चुनाव आयोग को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। आप मुझे बताइए, ऐसे लोगों का देखिए, मैं अगर व्यापक लेवल पे बात करूं अनामिका जी, तो ऐसे पे तो जो विरोधी हमारे जो दुश्मन देश हैं वो ज्यादा करके उसका फायदा उठाते हैं। तो आप एक छोटी सी घटना को लेकर के आप पूरे चुनाव आयोग पूरे सिस्टम पर सवाल उठाएंगे सुखमन जी, तो ये तो आप देखिए इन लोगों की कार्यप्रणाली कैसी है। और सुखमन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए गलती आपकी नहीं है, आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन हार तो आपको आपके सब नेताओं को दिखाई दे रही है और बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। और इन लोगों की हमने है ही नहीं, इसलिए गलती आपकी नहीं। आपको अभी इससे ज्यादा आगे पता नहीं क्या क्या बहाने लगाएंगे, इसलिए आपकी गलती नहीं है सुखमन जी। चलिए ठीक है सुखवंत जी, इनकी बात का तो आप जवाब दीजिएगा ही दीजिएगा सर। जो रिढाना से भी आप अपडेट सुन रहे थे, यहाँ पर भी कांग्रेस उस पर भी बोल दीजिएगा। देखो अनामिका जी, आपने बीच में पूछा भी, लेकिन विजेंद्र नेहरा जी ने उस बात के, मैंने 2 घटनाओं का बाकायदा जिक्र किया और मैंने ये पूछा, और ये कह रहे हैं कि 2 घटनाओं के आधार पर आप सवाल नहीं उठा सकते। नेहरा साहब, सवाल तो एक घटना के ऊपर भी उठ जाता है। बिल्कुल। आदमी की नीयत का तो एक घटना से ही पता लग जाता है। और मैं ये कह रहा हूं अनामिका जी कि जो ये सारी चीजें जो नेशनलिज्म की तरफ बीजेपी ले जाती है, जो इस बात को भी, अब जो एक चीज है, हमें झूठ का पैबंद हमें नहीं लगाना चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नहीं सर। देखिए एक सेकंड, जो मैं समझ रही हूँ आपका सवाल वाजिब है, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है, उसका जवाब मिलना चाहिए। एक सेकंड, नहीं नेहरा साहब रुक जाइए, तीसरी दफा वो सवाल पूछ रहे हैं, एक बार समझ लीजिए, एक बार सुन लीजिए सर, सवाल समझ लीजिए। चुनाव आयोग को उन्होंने क्वेश्चन किया, मैंने उनको टोक दिया। क्वेश्चन चुनाव आयोग का नहीं है, वो बस वो 2 घटनाओं पे क्या एक्शन हुआ वो जानना चाह रहे हैं। वो आपसे भी, क्योंकि सरकार में है, और वो चुनाव आयोग से भी जानना चाह रहे हैं। वो नाराजगी है उनकी चुनाव आयोग के प्रति। उन्होंने उसके बाद वो बात नहीं कही कि चुनाव आयोग सवालों के घेरे में, वो नहीं बोले। अगर अभी बोलेंगे हम फिर पूछ लेंगे, ठीक है। सुखवंत सिंह, चुनाव आयोग से जो ये शिकायत है, जैसे जो आपने सवाल पूछा नेहरा साहब से कि इस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या चुनाव आयोग में इनेलो ने ये शिकायत डाली है 2 घटनाओं की जिसका वीडियो का जिक्र कर रहे हैं आप लोगों ने पूछा उनको क्वेश्चन किया कि आप लोगों ने इस पर क्या एक्शन किया? ये चुनाव आयोग में शिकायत डाली आप लोगों ने? देखो अनामिका जी, आप मेरे को कंप्लीट करने का, बिल्कुल आप बोलिए, पूरा 10 मिनट बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, अब एक बात बताओ, क्या आप चुनाव आयोग के पास ये खबरें नहीं हैं? जब एक आम आदमी के पास ये खबरें हैं तो चुनाव आयोग के पास एक्शन नहीं लिया तो अरे नेहरा साहब सुन लो शांति से। जी आ रही हूँ मैं, सुन लीजिए। आप बीच में ना बोले, आप सुन लीजिए, आपको भी पूरा मौका मिलेगा। ओम प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। आप जब एक्शन नहीं लिया चुनाव आयोग ने, तब तो आप सवाल उठा रहे हैं ना, तो क्या आप लोगों ने कंप्लेन की, पूछा कि आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? ये पूछ रही हूँ मैं। अनामिका जी, कल रात को ये घटनाएं हुई हैं, 2 दिन पहले रबड़ा गाँव की घटना हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि डीसी जो इस वक्त में चुनाव आयोग का प्रतिनिधि है, वो इलेक्शन कमीशन का प्रतिनिधि है, उसके पास सारी चीजें हैं, एसपी के पास सारी चीजें हैं, उन्होंने क्या लिया और बाकायदा नाम आ रहा है। अब आपने बीच में ये कहा कि चुनाव आयोग पे जब बोले तो मैंने सुखवंत जी को, अनामिका जी मैं दोबारा कहता हूं कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। तीसरी बात, आप गलत कहें, नेहरा जी गलत कहें, मेरे को उससे कुछ नहीं लेना, मैं अपनी बात रखूंगा, चुनाव आयोग की घेरे में है। तीसरी बात, जो फर्क पड़ना चाहिए सर, जो सबसे बड़ी बात है, हम अपने देश की किरकिरी नहीं करा सकते। अनामिका जी, हम झूठ का पैबंद लगाने वालों में से नहीं है। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठा है तो हम उसको झूठा कहेंगे। उससे अगर आप ये कहो कि प्रधानमंत्री के बाद कहाँ चले गए सर? बड़ौदा में रहिए, बड़ौदा में रहिए, वो कोई बात नहीं, बड़ौदा में रहिए।
और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि हमारी हर प्रक्रिया को शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर आप जो बोल रहे हैं सुकुल जी थोड़ा सोच के बोलिए। बड़ौदा में रहिए, आप कहाँ जा रहे हैं? प्रधानमंत्री कहाँ से आ गए बड़ौदा में? मैं इस बात पे इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कहा कि चुनाव आयोग से बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हमारा कोई नहीं करना चाहिए सर। हम केवल बड़ौदा और हरियाणवी या बिहारी थोड़ी ना है सर। देखो देश की किरकिरी हो जाएगी सर, वो सोचिए आप लोग। ऑन एयर क्या आप लोग संदेश दे रहे हैं? अनामिका जी, देश के प्रधानमंत्री की किरकिरी तब नहीं होती क्या जब सैकड़ों युवा सुनते हैं सुखवंत सिंह। लोगों को बहकाते हैं, तब किरकिरी देश की नहीं होती क्या? के प्रवक्ता नहीं है, लोग आपको सुनते हैं। देश की किरकिरी तब नहीं होती क्या? दे रहे हैं लोग आपको सुनते हैं सुखवंत सिंह। मैं अनामिका जी ये पूछता हूँ आपसे, क्या देश की किरकिरी तब नहीं होती क्या जब देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? सर कल रात की घटना आज रात होने को आई। चुनाव आयोग से कंप्लेन करने की जहमत तो इनेलो ने उठाई नहीं, जो वीडियो का जिक्र कर रही है। आप अनामिका जी, चुनाव आयोग से कंप्लेन करने की जहमत आप लोगों ने नहीं उठाई। ऑन एयर बैठ के बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग तो क्या उसके संज्ञान में नहीं है क्या? आप मेरे को अनामिका जी कंप्लेन करने नहीं दे रहे। आप नेहरा जी जवाब नेहरा जी को कह रहे हैं आप मेरे को कंप्लीट करने का तब ठीक है, कंप्लीट कीजिए। रुक जाइए नेहरा जी, रुक जाइए, कंप्लीट कीजिए कंप्लीट। मैं प्रधानमंत्री जी का इसलिए मैंने जिक्र किया अनामिका जी कि आप कह रहे हैं कि इससे देश की किरकिरी हो जाएगी। जब देश की किरकिरी तब नहीं होती क्या जब इस प्रकार की बेकायदगियां होती हैं लोकतंत्र में? बेकायदगियों को लेकर कीजिए ना सवाल प्रभु। जब सबसे बड़ा लोकतंत्र आप बताते हैं और देश का चुनाव आयोग इस प्रकार सीरियस बातों पे नहीं लेता, आप बेकायदगियों पे सवाल कीजिए। तो बेकायदगियों पे कर रहा हूँ, बेकायदगियों मैं बेकायदगियों पे कर रहा हूँ। संगठन के दो घटनाएं हुई, चुनाव आयोग ने क्या किया किरकिरी का विषय और उसके लिए आप सवाल पूछ रहे हो बीजेपी के प्रवक्ता से, जो चुनाव आयोग से करवाने वाले हैं, जो हर बात के बूंद के पीछे बीजेपी। आपने देखा था कि कांग्रेस ने कराया कि बीजेपी ने कराया? सरकार कांग्रेस यहाँ से जीत गई 10 तारीख को, तो आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस ने करवाया था? अनामिका जी, सरकार किसकी है अभी? हाँ। और कौन बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सरकार चुनाव आयोग का जब इस देश का सबसे बड़ा कोर्ट ये कह रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, तो आप लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है बात सुनने में? नहीं, अगर सरकार से सवाल है तो विजेंद्र नेहरा जवाब क्यों नहीं दे सकते? सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहो कि आप देश का अपमान क्यों कर रहे हो? एक ही सवाल पूछिए ना, आपका सवाल आयोग से है सरकार से है? मेरा सवाल मैं आपकी बात पे कह रहा हूँ ना, नेहरा जी रुकिए, बोलने दीजिए। चुनाव आयोग के ने जो संज्ञान नहीं लिया, चुनाव आयोग जो एक तरह से फेवर कर रहा है, हाँ। उसका सवाल आप बीजेपी से पूछ रहे हो, करवाने वाले तो वो है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से जाकर के आप लोग अगर इतनी तकलीफ है तो ये क्यों नहीं कहते जी आप सीबीआई के ऊपर उसको तोता क्यों कह रहे हो? ये तो देश का अपमान है। इतनी बड़ी जो जांच एजेंसी है उसको आप तोता कह रहे हो, तो ये तो विदेशों में किरकिरी हो जाएगी। वो बात वहां क्यों नहीं कहते? अब एक चीज को आपको दबाने में क्या हुआ है? जब साफ है रबड़ा गांव में और मदीना गांव में पैसे बटे, तो चुनाव आयोग ने क्या किया? कभी आप सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हैं? नेहरा जी क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसी क्या नाराजगी है? सबका साथ सबका विकास लेकर नहीं चल रहे क्या? इतनी क्यों नाराज हो गई है इनेलो आपसे? विजेंद्र नेहरा अनामिका जी नहीं, आप सवाल को घुमा रहे हैं, बात इनेलो की नहीं है, बात इस देश के संविधान की है। इनेलो ने सवाल उठाया ना, ओम प्रकाश जी तो बोल नहीं रहे इस पर कुछ, तो मैं आप ही के सवाल का जवाब लूंगी ना। तो बात संविधान की करिए आप। संविधान की मैं सुखवंत जी के बीच में नहीं बोला, इसलिए मेरा निवेदन है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, संविधान की बात कहाँ से आ गई इसमें? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बातें मैंने उठाई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उठाई है, बहुत समय दे दिया आपने इनको। ये कह रहे हो कि देश पूछ रहा है। आप कभी प्रधानमंत्री की बात कह रहे हैं, आप कभी संविधान पर चले जा रहे हैं, आप कभी सुप्रीम कोर्ट पर चले जा रहे हैं, कभी आप बड़ौदा में आइए। ये कहा कि चुनाव आयोग इससे देश की किरकिरी हो जाएगी। सुखवंत जी मेरा निवेदन है कि मैं आपके बीच में बोला नहीं था, इसलिए कृपया अपने नंबर पे बोलिए, सुनिए। अनामिका जी इतनी तो इनकी वोट नहीं आएंगी जितना आपने समय दे दिया इनको। देखिए मैं बताना चाहूंगा, देखिए मैं हाँ अनामिका जी बिल्कुल आपका वो अधिकार है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा सुखवंत जी को कि सुखवंत जी कभी तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं, क्या ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझते हैं? ये रात की 2 घटनाएं बताते हैं लेकिन अभी तक चुनाव आयोग नहीं जाते, इसका मतलब ये प्योर राजनीति कर रहे हैं इस विषय में, क्योंकि इनको अपनी हार दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अनामिका जी, जो परिवार भ्रष्टाचार में और घोटालेबाजों में नंबर 1 हो, जो सारा परिवार जेल में हो, अगर वो प्रधानमंत्री जी के लिए झूठा शब्द का इस्तेमाल करे तो उनको तो खुद ही शर्म आनी चाहिए इस तरह की भाषा बोलने के लिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश ने उनको चुना है, उस पद की एक अपनी गरिमा होती है।
सर रोक दिया ना मैंने उनको, आप आ जाइए ना बड़ौदा पे। नेहरा जी आप भी बड़ौदा पे आ जाइए सर, आप मत जाइए उस तरफ। मैं बड़ौदा पे ही, अनामिका जी मैं बड़ौदा पे ही आ रहा हूँ। हाँ। और मैंने तो खुद 7 दिन वहां पे रह के देखा है कि मुझे वहां ना इनेलो का कोई झंडा दिखाई दिया, ना इनेलो का वहां कोई कार्यकर्ता दिखाई दिया। और आज हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है, इनेलो के तो बूथों पे कोई बैठा भी नहीं है, इनेलो का तो कोई एजेंट भी बनने को तैयार नहीं है। तो इनेलो की जमानत एक बार नहीं, कम से कम 20 से 25 बार इस चुनाव में एक साथ जमानत जब्त हो जाएगी और इसके बाद इनेलो का अस्तित्व हरियाणा प्रदेश से खत्म हो जाएगा। और मैं बताना चाहूंगा अनामिका जी आपको कि देखिए पिछले चुनाव में भी इनकी बुरी दुर्गति हुई थी, इस बार भी। अब मुझे एक चीज बताइए अनामिका जी, जब 2019 का चुनाव हो रहा था उस समय तो ये 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। बड़ौदा की जनता ने जब इनको ये सरकार बनाने के लिए वोट मांग रहे थे तभी इनको वोट नहीं दी, और अब तो ले दे के इनकी 90 में से एक सीट आई है। और एक सीट के बदले में अगर बड़ौदा की जनता इनके बारे में जरा विचार करे, थोड़ा सोचे भी, तो 1 से 2 करके ये क्या कर लेंगे? ये तो एक ही बड़ी मुश्किल से आई। और जिस तरह के इनके अंदर घमंड है और जिस तरह की इनकी भाषा शैली है, जिस तरह से काम करने का तरीका है इनका, इसके हिसाब से तो एक भी नहीं रहेगी अगले चुनावों में इनकी। तो इनेलो को तो अस्तित्व में नहीं है, इसको खत्म है, इसकी कहानी खत्म है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, 2 सीट करके ये क्या कर लेंगे, ये क्या बात हुई? उनके लिए भी वो गेन है। आप तो सरकार में आप भी जीत जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, आपके लिए भी गेन है। अनामिका जी बिल्कुल, देखिए हमारे सरकार पे भी इस एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कांग्रेस की यहाँ पे विधायक थे, कांग्रेस की सीट थी, लेकिन कांग्रेस की सीट को अगर वो 1 से 2 हो गए तो ये टेंशन की बात तो आपके और कांग्रेस की होनी चाहिए। आप उनको टक्कर में भी नहीं मानते, अगर वो 1 से 2 हो गए तो ये आपके लिए और कांग्रेस के लिए टेंशन की बात होनी चाहिए। अनामिका जी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए कांग्रेस का यहाँ पे एमएलए थे, ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, हमारे लिए अवसर है, भारतीय जनता पार्टी के लिए अवसर है। इस अवसर को हम बहुत अच्छी तरीके से कैच करेंगे और यहाँ पे हम जीत दर्ज करेंगे। और जो हमारे अपने विधायकों की संख्या 40 है उसको हम 41 करेंगे। गठबंधन के साथ मिलाकर के जेजेपी और हमारे निर्दलीयों के साथ जो हमारी सरकार चल रही है उसको और मजबूती मिलेगी पहले से भी अधिक। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पहलवान हैं, वो सबसे योग्य और काबिल हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं सबसे अच्छे पढ़े लिखे हैं वहां पे। एक डीएसपी लेवल के रैंक को छोड़ करके वो राजनीति में जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, तो बहुत भारी मतों से वो जीतने वाले हैं। बड़ौदा की जनता उनको जिताने का मन बना चुकी है, अपना आशीर्वाद दे रही है। और कांग्रेस की और इनेलो की बहुत ज्यादा यहाँ पे जमानत जब्त होने वाली है। इसके साथ साथ जो योगेश्वर दत्त जी हैं उन्होंने किस तरह से यहाँ पे जो काम कराए हैं, जो व्यायामशाला यहाँ पे बनवाई है, रिपोर्टिंग देख रहे थे, कांग्रेस की जमानत जब्त होते हुए तो नहीं दिख रही है सर। देखिए अब मैं आपको पुराने चुनावों में अगर देखूंगा अनामिका जी, वहां पे भी ऐसी होता था। मैंने आपको पहले बताया भारतीय जनता पार्टी का वोटर पढ़ा लिखा समझदार वोटर है। ये जो बड़ौदा की जनता है ये जागरूक जनता है। और पढ़े लिखे नहीं है क्या? देखिए जो कांग्रेसी लोग हैं, मैं कह रहा हूँ जो अनामिका जी, जो थोड़े बहुत कांग्रेसी लोग हैं, हो सकता है वो वहां पे बैठे हों, उनसे किसी आपके जो पत्रकार साथी हैं वो जाके मिले हों। इसके अलावा जितने भी जनता है पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात है सर। मैं दाद देती हूँ कि आप अभी भी कितनी पॉजिटिविटी रखे हुए हैं कि जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। ओम प्रकाश जी, रेडाना और औलाना से अच्छी खबर थी। कुछ 10-12 लोगों से हमने बात की, सबने वहां पर इंदुराज किया। हालांकि सभी वोटर से हमने बात नहीं की, लेकिन जितने वोटर से हमने बात की सब इंदुराज कर रहे थे रेडाना और औलाना में। क्या आप 54 गांवों में ऐसा ही नजारा देख रहे हैं? ओम प्रकाश जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि नेहरा साहब 1 सीट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 1 सीट के लिए तो फिर इनकी पूरी मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री क्यों घूम रहे थे? 1 सीट में इन्होंने खतरा हो रहा है कि हमारी 1 सीट चलेगी तो सरकार भी निश्चित रूप से बदलने जा रही है। और बड़ौदा का वोटर बड़ा सियाना है। आपके चैनल के जो संवाददाता है वो भी गांव-गांव जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, सभी वोटर कांग्रेस की तरफ झुकाव बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होती हुई देख रही है। और इसीलिए इनके लोग ईवीएम को हैक करने की सोच रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी करने की सोच रहे हैं। और कई जगह ये एक सेकंड सर निश्चित रूप से ये ईवीएम वाला जिन मुझे लगा था आएगा, ये ठीक है, ये गड़बड़ी वाला जिन मुझे लगा था आएगा। और कांग्रेस ने हर बार की तरह एक बार फिर जिक्र कर दिया। कहाँ गड़बड़ी हो गई सर? हमें तो सब कुछ शांतिप्रिय दिख रहा है, कहाँ गड़बड़ी हो गई? हवा में बातें क्यों कर रहे हैं आप? जीत के प्रति आश्वस्त भी है, अति उत्साहित भी है, पहले ही लड्डू बांट रहे हैं, फिर हवा में बातें क्यों कर रहे हैं आप? कहाँ ईवीएम में गड़बड़ी हो गई? नाम बताएं, जगह का नाम बताएं, जगह का नाम बताएं सर। अभी उस पोलिंग बूथ पर रुक करेंगे। घूम रहे हैं संदिग्ध लोग, नहीं घूम रहे हैं लोग बाग पोलिंग बूथ पर। पहले आपने घटना दिखाया नहीं था, लोग बाग घूम रहे हैं। कहाँ ईवीएम में गड़बड़ी हो गई सर?
एक चीज बताओ अनामिका जी, इनसे एक सवाल पूछिए आपके माध्यम से। टेक्निकल अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो विभाग ठीक करके आगे वोट करा रहा है। आपके ईवीएम की गड़बड़ी जो सवाल दाग रहे हैं उस पर अडिग रही है सर। अगर कुछ पूछा है तो उस पर अडिग रही है, यू टर्न मत लीजिए एकदम पूछते हुए। हवा में बातें कर रहे हैं आप। ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से बीजेपी जीत रही है, वहां पर कमाल करते हैं। अनामिका जी मेरा एक सवाल है इनसे। हाँ अनामिका जी, इनसे पूछते कि बार बड़ौदा की सारी ठीक थी। आपका सवाल बाद में लूंगी। ओम प्रकाश जी मेरे सवाल का जवाब दे। अगर इंदु राज नरवाल यहाँ से जीत गए तो ईवीएम में गड़बड़ी वाली बात वापस ले लेंगे क्या आप लोग? ये बात पूछिए यहाँ। बोलिए ओम प्रकाश जी, लाजवाब हो गए क्या? गड़बड़ी वाली बात तो जब चलेगी ना जब उनके लोग ईवीएम खराब भी हो रही है, गड़बड़ी कैसे चलेगी? इंदु राज तो जीत रहे हैं। वही तो मैं पूछ रही हूँ, जब ईवीएम में गड़बड़ी है तो इंदु राज कैसे जीत जाएंगे? आप लोगों ने कराई है गड़बड़ी। मैं यवानिका जी ये थोड़ी कह रहा हूँ कि ईवीएम में गड़बड़ी हो चुकी है। गड़बड़ी का अभी कुछ नहीं है लोग, लेकिन इनके लोगों तो ये चिन्ह आपको क्यों दिख रहा है ईवीएम में गड़बड़ी का? घूम रहे हैं कभी सिलेंडर। अरे ओम प्रकाश जी क्या बात कर रहे हैं सर? आप कह भी रहे हैं, आप पलट भी जा रहे हैं। सुखवंत सिंह इन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही कि नहीं कही? आप बताएं। बिल्कुल कही ना? अपनी बात पे 1 सेकंड में पलट गए। मैं जवाब दूं ना? बिल्कुल दीजिए। देखो अनामिका जी, अगर कोई शराब बेचने वाला हाँ अगर दूध भी बेचने की कोशिश करेगा, अपने मटके में दूध लेगा, हाँ। तो लोग यही मानेंगे कि जी शराब ही बेच रहा है ये। मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि बीजेपी का ये इतिहास है कि उसने इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ बहुत बुरी तरीके से उनको मसला है, तो इसीलिए ओम प्रकाश जी को ये संभावना नजर आती है और ये सबको नजर आती है। इस ओम प्रकाश जी को नहीं, ये वहां के लोगों को भी नजर आती है कि बीजेपी इस प्रकार की कोई बेकायदगी कर सकती है। अच्छा। दूसरी बात, मैं नहरा साहब कंप्लीट कर लूं। नहरा साहब पहली बात तो एक बात समझ लें आप कि इस देश में 2 प्रकार के पद है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है जो राष्ट्रपति जी हैं, जिनकी आलोचना नहीं हो सकती, और स्टेट में गवर्नर है जिनकी आलोचना नहीं हो सकती, और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड है और वो आलोचनाओं से परे नहीं है। इसलिए वो कोई ये बात नहीं कि उनकी आलोचना नहीं हो सकती। अगर कोई बात आपको लगती है, आपको संविधान ये अधिकार देता है। तीसरी बात इन्होंने कहा कि हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता एक सीट हारने से। अब अनामिका जी, हमने तो ये साक्षात देखा कि सीपी जोशी जी भीलवाड़ा से वो कहां से 1 वोट से हार गए थे और वो कैसे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये तो एक से तो पता नहीं क्या हो सकता है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हम अवसर को कैश करेंगे। निश्चित रूप से ये अवसर को कैश करने में आपदा को क्रिएट करते हैं अवसर के लिए, और फिर उसी आपदा में अवसर तलाशते हैं। जो इनकी बात है, आपदा और अवसर का इनका बड़ा खेल है। इन लोग ये अवसर तलाश करेंगे जैसे सत्ता का इन्होंने अवसर तलाश किया किसान को मारने में, ग्रामीण अंचल को बर्बाद करने में, इस देश के युवाओं को बहकाने में, और कितनी बातें हैं जो इन्होंने अवसर बनाया और सत्ता की उस पर पूंछ करके और बिल्कुल बर्बाद इस देश को और प्रदेश को करने लग रहे हैं। ये एक अवसर है इनके लिए, ये हर चीज अवसर है। सत्ता को इन्होंने अवसर के रूप में प्रयोग किया। आपदा क्रिएट करते हैं क्योंकि सरकार बहुत चीजें कर देती है और उसको फिर उस आपदा में अवसर तलाशते हैं और फिर दोबारा से उसी अवसर को आपदा में बदलते हैं। ये इनका अपना एक गेम है अनामिका जी। बहुत आपदा और अवसर का इनके अच्छे शब्द हैं और इसी में ये खेलते हैं देश के साथ। ये एक आपदा बता दें आप। हैं जी? एक आपदा सर। कितनी आपदाएं हैं? मैं जवाब लूंगी ना। कितनी आपदाएं हैं? जवाब लूंगी मैं। नोटबंदी एक अवसर के रूप में की, उसके बाद इस देश में कितनी आपदा पैदा हुई और कितनी चीजें ऐसी हैं जो इन्होंने पैदा की हैं, इस बीजेपी ने पैदा की हैं। अब ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आमतौर पर चिकने गड्ढे पर कोई फर्क होता ही नहीं है अनामिका जी। कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस आदमी ने अपने आप को एक वो लबादा उठ लिया हो उसको आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बड़ौदा का जो चुनाव है वो बीजेपी के पूंजीवाद, इनकी बेकायदगी और इन सब चीजों के विरुद्ध है। और कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क जब बालू की जो दीवार है ना अनामिका जी, वो जब ढहना शुरू होती है तो उस पे कुछ नहीं, वहां पे कुछ नहीं बचता। ये लोग मुगालते में, भरम में है। बड़ौदा इनकी दीवार है जो बालू की बनी हुई है, जिनको ये लोग पक्की दीवार मान रहे हैं, उसके ढहने की शुरुआत बड़ौदा से हो जाएगी और आप देखेंगे इनकी पूरी की पूरी दीवार किसान, मजदूर, ग्रामीण सब ध्वस्त कर देंगे। और बीजेपी, आप हरियाणा प्रदेश की बात छोड़ो, आप पूरे देश में ढूंढ नहीं पाएगी। ठीक है, आप बोलिए नेहरा जी। आपदा अवसर पर बोलिए नेहरा साहब। फोन डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, सहमत हैं आप सुखवंत सिंह से? हाँ सहमत हो जी, ठीक कह रहे हैं सुखवंत जी। इनने जो भी काम किए हैं, इन्होंने 6 साल के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पब्लिक खुश हो। इसलिए वहां का हर वोटर ना इनसे नाराज है
किसान नाराज, व्यापारी नाराज, कर्मचारी नाराज। तो इसलिए जो वोट हो रही है वो सब इन कामों को देखकर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ निश्चित रूप से जमानत जब्त होगी और आपको जरूर हम लड्डू खिलाएंगे इन सबको 10 तारीख को और ज्यादा वोटों से हम जीत रहे हैं। इनेलो जो कह रही है सर, उस पे तो अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। पूरे 2 घंटे की डिबेट हो गई कि आपको जो अपना जीत दिख रहा है वो किस आधार पर? आपको लग रहा है कि आपका आपके जितने वोटर्स थे वो आपको वोट देंगे? अगर जेजेपी का फायदा बीजेपी को मिला तो आप अपने आप को सेकंड नंबर पर फिर भी नहीं देख रहे हैं, आप अपने आप को जीता हुआ ही मान रहे हैं, ऐसा क्यों है? बीजेपी का वोट है वो इन लोगों की तरफ तो जाएगा नहीं और बीजेपी की तरफ इसलिए नहीं जा रहा कि उन्होंने दुष्यंत चौटाला जी ने बीजेपी को अपना समर्थन दे रखा है और वहाँ के लोग उससे नाराज हैं। इस नाराज की वजह से वो अपना बदला लेना चाहते हैं कि दुष्यंत जी ने और भारतीय जनता पार्टी जिसको 75 पार बाहर जमना पार करने की बात कर रहे थे और उनकी गोदी में जाके बैठ गया। इसलिए उन वोटरों के अंदर गुस्सा है कि हमारी वोट इतनी ले जाने के बाद दुष्यंत चौटाला जी उनकी गोदी में बैठ गए। चलिए ठीक है, विजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़ गए। नेहरा साहब, मैं डिबेट अपनी समाप्ति पर है, अब मैं आपसे जवाब लेना चाह रही हूँ। आपदा और अवसर पर बोल दीजिए सर संक्षेप में। देखिए अनामिका जी, मैं तो यही बताना चाहूंगा कि जैसे अभी कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि बार बार एक ही सवाल को उठाते हैं कि जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के गलती की है। तो अनामिका जी, बार बार हुड्डा जी ने चुनाव के बाद में अपील की थी कि दुष्यंत जी हमारे साथ आए, हम मिलके ये करेंगे वो करेंगे, सरकार चलाएंगे। लेकिन दुष्यंत जी ने देखा कि उनके साथ नहीं जाना चाहिए, दुष्यंत जी उनके साथ नहीं गए। अगर वो उनके साथ चले जाते तो हुड्डा जी को और कांग्रेस वालों को कर चुके, इस पर हम बात कर चुके हैं। आपदा अवसर पर जवाब दे दीजिए सुखवंत सिंह को, मैं डिबेट खत्म करूं सर, दोबारा जोड़िए। मैं सुखवंत जी को पूरा सुन नहीं पाया अनामिका जी, मेरा फोन वो कह रहे हैं आप लोग आपदा क्रिएट करते हैं लाइक नोटबंदी, जीएसटी और उसके बाद अवसर में बदल देते हैं और फिर अवसर को वापस आपदा में आप लोग तब्दील कर देते हैं अपनी सत्ता लोलुपता के लिए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। देखिए, हमने अवसर तो युवाओं को दिया है हरियाणा प्रदेश के अंदर रोजगार का, और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो यहाँ पे बेरोजगारी थी उसको खत्म करने का काम किया है। और जहां तक आपदा की बात है तो हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए सबसे बड़ी आपदा थी, जिसको साफ कर दिया है हरियाणा प्रदेश की जनता ने। अब वो कभी आपदा नहीं बन पाएगी। और अवसर की जो बात है, अवसर तो हम आज भी युवाओं को दे रहे हैं, आगे भी देंगे। बीच में सुखवंत जी ने एक बार रोजगार का भी विषय उठाया था। सुखवंत जी, मैं आंकड़ों के साथ आंकड़ों के साथ बताना चाहूंगा। विधानसभा के पटल पे आपने जो आंकड़े रखे हैं उसमें 5 साल में 5600 सरकारी नौकरी दी थी आपने, और 20,080 सरकारी नौकरी दी थी कांग्रेस पार्टी ने। और हमने 1 लाख के आसपास पिछली सरकार में 5 साल में अपना रोजगार देने का काम किया सरकारी नौकरियों के माध्यम से, और 5 लाख दिए हमने प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से। और इस वर्ष भी हमने, इस साल के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली ये बोला है कि हम इसका अब सरकारी नौकरियों में जो क्रम चलेगा इसमें आप देखिए जितना आपने रोजगार 5 साल में दिया सुखवंत जी, उसके बाद हम 1 साल में दे देते हैं। तो आप रोजगार की जो बात करते हैं, अवसर की जो बात करते हैं, आपदा की जो बात करते हैं, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को अगर दोबारा हरियाणा प्रदेश के अंदर भी ये गैर कांग्रेसी पहली सरकार है अनामिका जी जो दोबारा से चुन के आई है, पहली बात। दूसरा, देश के अंदर प्रचंड बहुमत से दोबारा भारतीय जनता पार्टी चुन के आई है। और अगर इस तरह की कोई बातें होती तो देश की और प्रदेश की जनता भाजपा को दोबारा मौका नहीं देती, लेकिन हमें मौका दिया विकास और काम करने के लिए। सर मुझे ब्रेक पर जाना जल्दी से। हाँ। अनामिका जी, इनके आपदा अवसर को ये नहीं बता पाई, मैं बताता हूँ। बड़ौदा की जनता ने बीजेपी को एक आपदा मान लिया और इस चुनाव को एक अवसर के रूप में ले लिया इस आपदा को इरेडिकेट करने के लिए। चलिए ठीक है, एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फिर लौटेंगे इसी पैनल के साथ। डिबेट ऐसे ही जारी रहेगी।